आज हम एक नए चैप्टर से चलेंगे। आज हम एक नए चैप्टर शुरू करेंगे भाई। अरे एक और नया चैप्टर, बस दो ही बचे यूनिट हमारे, दो ही यूनिट बचे। एक है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का टॉपिक, एक है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का टॉपिक, और एक है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल। सभी बच्चों का बोनस आईडी कंप्लीट हो गया? यस सर, बोनस आईडी हमारा कंप्लीट हो गया सर। पेपर में क्वेश्चन आए तो उसी से आए। ये तुम्हारी गलतफहमी है, क्योंकि जब तुम इस चैप्टर को करोगे तो तुम कहोगे अरे कहीं से भी आ जाए, क्योंकि ये चैप्टर उसी कगार पे है। तो ये चैप्टर खुद कहता है क्यों बोनस राइट इशू से क्वेश्चन पूछोगे, मेरे से पूछो, क्योंकि मैं भी बहुत आसान हूं। मैं भी बहुत आसान सा चैप्टर हूं। देखो तुम्हें स्टार्टिंग में कई बार ऐसा लगता था जब मैं वेरी वेरी इजी लिखता था, तो मेरी बात को ऐसा समझते थे कि अजीब सा, पर बोनस राइट इशू के बाद और कुछ चैप्टर के बाद तुम्हें ऐसा फील नहीं आता होगा। लिटरली इजी चैप्टर है, मतलब ये मत बोल देना कि बोनस राइट इशू में तुम्हें अजीब सा लगा, अजीब सा लगा। नहीं ना, बिल्कुल बिल्कुल, ये भी ऐसा ही चैप्टर है, ये भी ऐसा ही चैप्टर है, ठीक है ना। सो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का आपका एक चैप्टर आ रहा है। वी ऑलरेडी हैव डन द चैप्टर ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स, वी ऑलरेडी हैव डन द चैप्टर ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो हमने इशू के चैप्टर में क्या सीखा था मेरे प्यारे बच्चों? सर हमने इशू के चैप्टर में सीखा था कि जब डिबेंचर इशू किए जाते हैं फॉर कैश कंसीडरेशन अदर कैश कोलैटरल सिक्योरिटी, अलग अलग चीजें थी, तो वहां पे क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करती है कंपनी, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर में जो सीखेंगे वो बात सीखेंगे रिडम्पशन। रिडम्पशन का मतलब होता है बेटा जब इन्हें रीपे किया जाता है, जब इनको वापस किया जाता है पैसा, तो रिडम्पशन हम जब करते हैं तो कैसे किया जाएगा। हमारा ये यूनिट नंबर 6 में पहले इसे करा रहा हूं, इसके बाद मैं यूनिट 5 कराऊंगा, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल, ठीक है ना। चलो तो अभी के लिए पहले रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो मेरे साथ साथ बेटा अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया देने की कोशिश करूं चैप्टर के बारे में, तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स मैं जैसे ही बोलता हूं या मेरे साथ नोटिंग कर सकते हैं, का मतलब होता है रिडीम करने का मतलब होता है बेटा रीपेमेंट, वापसी करना, डिबेंचर्स आपके खत्म होना, डिबेंचर्स आपके खत्म होना। तो इस केस के अंदर में वो हमें क्या बोलता है, हमें कहता है कि इसको लेके ना डिफरेंट आपके पास में क्या है, मोड्स है। तो मोड्स कह लीजिए या टाइप्स ऑफ रिडम्पशन कह लीजिए या मेथड्स कह लीजिए, किस किस तरीके से आप रिडम्पशन कर सकते हैं। देखो अब मैं आपको ये नहीं समझाऊंगा डिबेंचर क्या होते हैं, ऑलरेडी डन है, ऑलरेडी डन है, ठीक है ना। तो हमने डिबेंचर क्या होते हैं वो सीख चुके हैं, इशू का चैप्टर ऑलरेडी कर चुके हैं, तो दैट आई प्रिज्यूम क्या हमें आता है। अब हम यहाँ बात करने जा रहे हैं कि जब हम उन्हें रिडीम करेंगे, तो सीधा टॉपिक की बात करते हैं, जब उन्हें रिडीम करेंगे, रीपे करेंगे तो क्या होता है। तो बेटा उसको लेकर ना हमारे डिफरेंट मेथड्स दिए गए हैं, हमारे टोटल में 4 मेथड्स है। कितने मेथड्स है टोटल में? 4 मेथड्स है। एक है बेटा हमारे पास में दैट इज रिडम्पशन इन लमसम। अभी एक एक करके डिस्कस करेंगे। एक है रिडम्पशन बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स, दैट इज इन इंस्टॉलमेंट्स। एक है परचेज इन ओपन मार्केट, और एक है बेटा रिडम्पशन बाय कन्वर्जन, ठीक है जी। तो हमारे कितने मोड से? 4 मोड से, हम 4 तरीके जिनसे हम डिबेंचर्स को रिडीम करते हैं, जिनसे हम डिबेंचर्स को रिडीम करते हैं ना। ध्यान से मेरी बात को सुनना, इसमें से 4 मेथड में बेटा ये वाला जो तीसरा मेथड है दिस इज नॉट इन अवर सिलेबस। तो ये सिर्फ मेथड्स के नाम में बोल दिया जाता है, पर इसका क्वेश्चन नहीं है हमारे पास। इंस्टीट्यूट ने बहुत क्लियरली बोला है कि ये वाला आपके पास सिलेबस नहीं है। तो करने को इफेक्टिवली कितने रह गए? 3 रह गए, 1 2 3, ठीक है। ये दोनों मेथड सिमिलर टाइप ही है, और इसकी चर्चा ना हमने कुछ हद तक करी थी एक जगह। कब करी थी? जब आपको याद होगा हमने टॉपिक था डिस्काउंट और इशू ऑफ डिबेंचर का। तो मैंने आपको ये बात बोली थी कि हम क्या कर रहे हैं और रिडीम कब करेंगे उस पर डिपेंड करता है। तो लमसम का मतलब होता है मान लो 5 लाख के डिबेंचर हम 5 लाख वालों को इकट्ठे एक ही बार में रिडीम करेंगे। 5 लाख के डिबेंचर हम इकट्ठे एक ही बार रिडीम करेंगे, 5 साल बाद जाके इकट्ठे एक ही बार 5 लाख वापस करेंगे। तो लमसम, लमसम का मतलब होता है इन टोटलिटी एक ही बार इकट्ठे में, एक बार इकट्ठे में ही पैसा दे देंगे उनको 5 लाख, ठीक है। ड्रॉप लॉट का मतलब हौले हौले करके देंगे, मतलब हर साल 1 1 लाख रिपे करेंगे, हर साल 1 1 लाख रिपे करेंगे। तो ये मतलब ये इकट्ठे में नाम से पता चल रहा है, क्वेश्चन करेंगे डोंट वरी, पूरा कांसेप्ट कहूंगा। एक है ड्रॉप लॉट, वो है हौले हौले करके पे करेंगे, 1 1 लाख पे करेंगे। तो हमारी रेशो बनती थी ना, याद करो 5 लाख 4 लाख 3 लाख 2 लाख 1 लाख ऐसे करके रेशो आती थी, जिसमें आप डिस्काउंट और इशू को बांटते थे। और एक तीसरा है कन्वर्जन। कन्वर्जन में आप क्या करते हो? आप इनके बदले में इनको कन्वर्ट कर देते हो, इनको पैसा नहीं देते, आप इनको किसमें कन्वर्ट कर देते हो? कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर्स। तो आप इनको क्या दे देते हो? इनको इक्विटी शेयर्स कंपनी के दे देते हो। तो यू आर नॉट गिविंग द मनी, यू आर गिविंग देम शेयर्स ऑफ द कंपनी, यू आर गिविंग देम शेयर्स ऑफ द कंपनी। तो वो कल को पैसा नहीं दे रहे, आप उनको पैसा नहीं दे रहे, उसके बदले उनको शेयर्स इशू करते हैं। क्या इशू करते हैं? शेयर्स इशू करते हैं, ठीक है। तो कहने के लिए हमारे कितने मेथड है? 3 मेथड है, ठीक है ना, जिसमें से ये वाला और ये वाला ही आपके लिए कहने को मेथड होगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होगा, जो इसमें हर एक बार करोगे वो इसमें बार बार करनी पड़ेगी, बस इतनी सी चीज है, बस इतनी चीज है। नाउ यहां पर में बेटा हमारी सारी की सारी जो बात आती है वो पर्टिकुलरली ना कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स को लेकर आती है। किसको लेकर आती है बेटा? कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स को लेकर आती है जब हम कंपनी लॉ पढ़ते हैं। तो रिडम्पशन के केस में हमारी 2 लीगल रिक्वायरमेंट्स को लेकर बात होती है। प्लीज मेरी बात को जरा समझते जाना, क्योंकि यही 2 चीजें आपको पूरे चैप्टर में रोल प्ले करती है। वैसे आपका चैप्टर पूरा आसान है और यही 2 चीजें हैं, ठीक है ना। तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में हमें 2 चीजों पे ध्यान देने का है। किस चीज पे ध्यान देने का बेटा? 2 चीजों पे ध्यान देने का है, ठीक है ना। वो 2 चीजें क्या होगी प्लीज समझते चलना। मैंने जब डिबेंचर्स इशू किए होंगे तो क्या मेरे पास लोगों का पैसा आया? यस मेरे पास आया। अब मैंने उनके पैसे वापस करने हैं, मैंने उनके पैसे वापस करने हैं। बट सवाल ये उठ के आता है जब मैंने उनके पैसे वापस करने हैं तो कंपनी के पास उतना पैसा होना चाहिए ना कि कंपनी उनको पैसे दे सके। यस होना चाहिए, पैसा भी होना चाहिए। कंपनी को यह ध्यान रखना है कि कल को रिडम्पशन के समय कोई प्रकार की दिक्कत ना आए। तो उसके लिए हमारे पास कंपनी लॉ ने 2 तरीके से उनको सेफ्टी प्रोवाइड करने की बात करी है। किस चीज की बेटा? सेफ्टी प्रोवाइड करने की बात करी, विच इज प्रोटेक्शन टू डिबेंचर होल्डर्स। तो हमारा कंपनी लॉ क्या बोलता है? प्रोटेक्शन देनी है। किनको प्रोटेक्शन देनी है? डिबेंचर होल्डर्स को। डिबेंचर होल्डर्स को क्या देना बेटा? प्रोटेक्शन देने का। क्या देना? प्रोटेक्शन देने का। जब हम प्रोटेक्शन देने की बात करते हैं तो बेटा 2 तरीके से आता है। एक आता है बेटा
हम एक रिजर्व बनाएंगे जिसका नाम होता है क्रिएशन ऑफ DRR। क्रिएशन ऑफ क्या बेटा? DRR, दैट इज डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। जो कि एक्चुअली में क्या कर रहा है, इसके करने से हमारे प्रॉफिट्स ब्लॉक हो रहे हैं, ब्लॉकिंग ऑफ प्रॉफिट्स। तो बोला क्या जाता है कंपनी को, बोला क्या जाता है, ध्यान से सुनो मेरी बात को, ठीक है? कंपनी को क्या करना है, क्रिएशन के समय, एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ DRR, अभी मैं सारी बात करूंगा, कब करना है, किसको करना है, सारी बातें सीख जाएंगे, डोंट वरी, मेरे साथ साथ सुनते चलो, लेट द इंफॉर्मेशन गो इनटू योर माइंड, लेट द इंफॉर्मेशन गो इनटू योर माइंड। तो जब हम क्रिएट करते हैं DRR बेटा, तो हम एक एंट्री डालते हैं विच इज PNL अकाउंट डेबिट टू DRR अकाउंट। हमने सिर्फ इतनी सी बात बोली, हमने सिर्फ इतनी सी बात बोली कि जो हमारे प्रॉफिट्स होते हैं, जो हमारे प्रॉफिट्स होते हैं, वहां से कुछ अमाउंट निकाल के आप क्या कर रहे हो, एक रिजर्व में भेज रहे हो, जिसका नाम क्या रख दिया हमने, DRR, डिवेंचर रिडम्पशन। ये क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं कि यार कंपनी जो प्रॉफिट्स कमा रही है, ये ना हो कि तुम सारे का सारा पैसा डिविडेंड के रूप में बांट दो, ये ना हो तुम सारे का पैसा डिविडेंड के रूप में बांट दो। तो आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे ये कहा जा रहा है कि आप क्या करिए, अपने पास में जो आपका PNL है, जो आपका PNL है, उस वाले खाते से, उस वाले गुल्लक से आप दूसरे गुल्लक में ट्रांसफर कर दो, जिसका नाम रख दिया DRR, जिसका नाम रख दिया DRR। इससे क्या होगा, हमारी कंपनी के जो प्रॉफिट्स होंगे वो ब्लॉक हो जाएंगे, तो आप डिविडेंड के रूप में नहीं बांट पाओगे, क्योंकि तुम सारा ही बांट दोगे तो इफेक्टिवली बचेगा क्या, तो बचेगा क्या, ठीक है ना? तो उसकी वजह से उसने मुझे बोला कि आपने ये करना है कि प्रॉफिट का कुछ हिस्सा निकाल के आपने भेजना है। सर कितना भेजना है, तो कितना अमाउंट भेजना है, वो कहता है आपने भेजना है DRR में जितनी नॉमिनल वैल्यू की डिवेंचर्स है इंटू 10%। कितना परसेंट भेजना बेटा, 10% भेजना। पर ये भी मैं बता दूंगा अभी कि आपके पास किस कंपनी को भेजना है, उसमें मैं आऊंगा, उसमें आऊंगा। तो कितना अमाउंट भेजना है मेरे प्यारे बच्चों, कितना अमाउंट भेजना है, कहता है जितनी वैल्यू के डिवेंचर्स होते हैं ना, उसका 10% है, उसका 10%। पर ये भी स्पेसिफिक केसेस में आएगा, मैं उस पे आऊंगा, ठीक है ना? दूसरी चीज आती है, सर इसका करेंगे क्या, इसका करेंगे क्या, भेज तो दिया, जब रिडीम कर देंगे, पैसे दे देंगे, तो उसका क्या करेंगे? तो बेटा वो इसे बोलता है आफ्टर रिडम्पशन। हमारा कॉन्सेप्ट बोलता है कि जब इसे आप रिडीम कर देते हो, क्या उसके बाद इस DRR की आवश्यकता है? नहीं, अब तो रिडम्पशन हो गई। अब जो प्रॉफिट ब्लॉक करे थे, जो प्रॉफिट ब्लॉक करे थे, उसकी कोई रोल नहीं है, अब उनको फिर से फ्री रिजर्व बना दो। तो आप एंट्री एक डालेंगे, DRR टू जनरल रिजर्व, DRR टू जनरल रिजर्व। अभी मैं इस चीज को इतनी बार रिपीट करूंगा, इतनी बार इसका लॉजिक बार बार आपके दिमाग में उठाऊंगा कि आपको बेटा बिल्कुल याद हो जाएगा, तो घबराने की कोई लोड नहीं। फर्स्ट टाइम कोई चीज अजीब लगती है, उसके बाद आपके ये चीज बड़ी आसान हो जाएगी, प्लीज, ठीक है? तो हमें उसने बोला हमने डिवेंचर होल्डर्स को सेफ्टी प्रोवाइड करनी है, तो कहते हैं क्या सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे, कहता है हमने DRR बनाएंगे रिजर्व। तो आप क्या कर रहे हो, जो आपकी बैलेंस शीट है उसमें जो लायबिलिटी साइड है उसमें रिजर्व दिख रहे हैं, वहां पे एक रिजर्व से अपने पास में प्रॉफिट से निकाल के दूसरे में भेज रहे हो, जो कि आपका कितना भेज रहा है, एक गुल्लक से दूसरे गुल्लक में भेज दिया, कुछ नहीं किया, एक गुल्लक से दूसरे गुल्लक में भेज दिया, तो इससे प्रॉफिट क्या ब्लॉक हो गए। अब आप इसको कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, एज इट इज पड़ा रहेगा, ये एज इट इज पड़ा रहेगा, ठीक है? आप इसको इससे डिविडेंड नहीं बांट सकते, इससे डिविडेंड नहीं बांट सकते। तो आपने अपने जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट थे, जिनसे डिविडेंड बांट सकते थे आपके पास में, उसको मैं ब्लॉक कर दिया, तो प्रॉफिट्स के ऊपर लिमिट लगा दी, प्रॉफिट नहीं बटेंगे, प्रॉफिट नहीं बटेंगे, तो कंपनी में पैसा बचा रहेगा नहीं, इफेक्टिवली यस। तो कहते हैं आपने कितना भेजना है, ये नियम है, ये रूल है, ये लिमिट्स में प्रिस्क्राइब्ड है, कंपनी लॉ के एक्ट में जब रूल्स गिवन है तो वहां पे इसका परसेंटेज गिवन है बेटा, 10% भेजना है, इसका रूल है नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिवेंचर का। और जब जब आपके पास में ये रिडीम हो जाएंगे, उसके बाद इसका क्या करने का, फिर इसे जनरल रिजर्व में भेज देने का, फिर इसे जनरल, फिर इसे फ्री रिजर्व बना दो, फिर क्या बन जाएगा, मेक इट अ फ्री रिजर्व, मेक इट अ फ्री रिजर्व। ओके सर, पर इससे तो सिर्फ प्रॉफिट ब्लॉक हुआ, अल्टीमेटली देना तो पैसा है, देना तो पैसा है। आप मेरी बात समझो, घर वालों को पता है बिटिया की शादी है, बिटिया की शादी है, तो बिटिया की शादी में पैसा लगना है, तो बिटिया की शादी में, बिटिया के एजुकेशन में पैसा लगना है, बच्चे की एजुकेशन करानी है, तो उन्हें क्या चाहिए होगा, उन्हें पैसे चाहिए होंगे ना, पैसे चाहिए होंगे, तो पैसा लेके आओ। तो कहता है ठीक है, अब पैसे की बात होगी, अब पैसे की बात होगी, तो हम यहाँ पे एक चीज बोलते हैं, दैट इज मेकिंग ऑफ, या आप बोल दो परचेज ऑफ। आप इन्वेस्टमेंट करोगे ना, आप एफडी कराते हो, घर वाले सोना खरीद के रख लेते हैं, क्यों? ताकि कल को जब बिटिया की शादी होगी तो उस एफडी को तोड़ेंगे और उससे आपके पास शादी का खर्चा निकल जाएगा। वो जो आपके पास में हमने सोना इकट्ठा किया था, उस गोल्ड को हम बेचेंगे और उससे आपका खर्चा निकल जाएगा। तो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, ब्लॉकिंग ऑफ मनी। तो करो भाई, देना तो पैसा है ना, कंपनी लॉ कहता है कि आपने क्या करने का है, इन्वेस्टमेंट करने का है, इन्वेस्टमेंट करने का है। तो अब सवाल उठ के आता है, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो बेटा, तो आप एक एंट्री डालते हो, वो एंट्री क्या डालते हो, आप वो एंट्री डालते हो मेरे प्यारे बच्चों, दैट इज इन्वेस्टमेंट करना, आपका इन्वेस्टमेंट इज एसेट, तो DRR इन्वेस्टमेंट टू बैंक, क्योंकि डिवेंचर्स को रिडीम करने के लिए इन्वेस्टमेंट करी जा रही है, तो इसलिए इसका नाम ही क्या है, DRR इन्वेस्टमेंट, DRR इन्वेस्टमेंट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। और ये कितना अमाउंट है भाई, ये कितना अमाउंट है, तो वो कहता है इसका अमाउंट है नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स का 15%। इन्वेस्टमेंट कितने की करनी है साहब, 15% की करनी है भाई, सिंपल सी बात है, इस चीज को याद रखने का है, क्योंकि लिमिट प्रिस्क्राइब है, मैंने बताई है नहीं, एक्ट ने बताई है, एक्ट ने बताई है। इन्वेस्टमेंट करने की है 15% की, इन्वेस्टमेंट करने कितने की, 15% की, ठीक है जी। तो यहां पर मैं जो चीज है, इन्वेस्टमेंट करनी है 15% की, और आपका DRR बनता है 10%, ठीक है सर। अब सर फिर इस इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे, बेटा बात सुनो, जब आपके पास में बेटा की शादी होगी, बच्चे ने एजुकेशन के लिए बाहर जाना है, तो पैसे चाहिए, तो पेमेंट करने से पहले एफडी को तोड़ोगे ना,
पेमेंट करने से पहले सब्जी में तोड़ोगे ना सर, बिल्कुल। तो आप क्या करते हो, इस इन्वेस्टमेंट को बाद में जाके बेचते हो, इससे आपके पास पैसा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पैसा आ जाएगा। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अभी मैं कॉन्सेप्ट लिखते चलना, मैं अभी एक बार बता रहा हूं, अभी मैंने एग्जांपल कराना है, अभी तो मैं क्वेश्चन ही नहीं करा रहा, कुछ नहीं, अभी तो सिंपल सी बात है, बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है। तो यहां पर मैं फर्स्ट टाइम पे बेटा लेट द इंफॉर्मेशन जस्ट गो इनटू योर माइंड। मैं फिर से बोल रहा हूं, सिर्फ इंफॉर्मेशन एक बार दिमाग में ना, मैं ये नहीं कह रहा तुम याद करो, मैं तुमसे भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि यू शुड गिव मी द आंसर। लेट द इंफॉर्मेशन गो इनटू योर माइंड, एंड मैं आपकी इसलिए ऐसा बनवा रहा हूं जिससे आपको रजिस्टर में बिल्कुल आपका क्लियर रहेगा। तो आप इन्वेस्टमेंट को बेच दोगे, बैंक टू डीआरआर इन्वेस्टमेंट। अब सवाल उठ के ही आया, सवाल उठ के ही आया बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनना। सर ये डीआरआर जो रिजर्व बना रहे हो और जो आप ये इन्वेस्टमेंट करो, ये हर कंपनी को करना है? नहीं, इसमें थोड़ी सी गाइडेंस है कि किस किस कंपनी को बनाना होता है, कितना आपके पास में है वो तो बना दिया, पर किस कंपनी को बनाना है तो इसके लिए हमारे कंपनी सेक्टर में बेटा रूल्स के अंदर में गिवन है, तो वो मेरे साथ अभी सुनना। वो मैं इसका कंक्लूजन निकाल दूंगा, रूल्स बहुत बड़े से दिए हुए, रूल्स में बहुत कुछ लिखा भी दिखाऊंगा, पर उसका मैं कंक्लूजन निकाल दूंगा। देखो एक्चुअली में रूल्स के अंदर भी है, ये चार्ट आपके पास में जो है मैं आज के मैं डाल दूंगा, तो आप इसका प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं, मैंने ऑलरेडी गूगल ड्राइव में डाल दिया, गूगल ड्राइव में ऑलरेडी डाल दिया, ठीक है ना। तो आप इसे अपने पास नोट्स में बनाना चाहेंगे बाद में बना लेना, मैं आज के क्लास नोट्स में भी इसे अपलोड कर दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। अभी जरा समझो मेरी बात को, ये लिखा बहुत कुछ है पर इसका कंक्लूजन बड़ा आसान है, कंक्लूजन बड़ा आसान है, प्लीज मेरी बात समझना। एडिक्वेसी ऑफ डीआरआर को लेके हमारा कंपनी लॉ कुछ ऐसी बातें करता है, बड़ी एफडीसी करता है, वो सीधा नहीं लिखता, वो सीधा लिखता, बड़ा अजीब सा लिखता है, ठीक है ना। वो कहता है बेटा जो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो आरबीआई रेगुलेट करता है, और जो बैंकिंग कंपनीज है चाहे वो पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट, उनको कोई डीआरआर नहीं बनाना। पहले डीआरआर की बात करेंगे, उनको कोई डीआरआर नहीं बनाना, ठीक है जी। जो इनके अलावा कोई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो गिवन है सेक्शन 272 में हमारी कंपनी एक्ट के, कहते हैं उन्हें बनाना है जो रजिस्टर्ड एनबीएफसीज को बनाना। तो रजिस्टर्ड एनबीएफसीज आ जाएंगे, इनको भी जीरो है, इनको भी एक्चुअली में नो डीआरआर ही है, क्योंकि रजिस्टर्ड एनबीएफसीज अभी आगे देखेंगे उनको भी नहीं है। फिर कहते हैं जो लिस्टेड कंपनीज है, कहते हैं उन्हें, उनको कहते हैं जो भी लिस्टेड एनबीएफसीज है और जो भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है उनको कोई डीआरआर नहीं बनाना। तो आप देख लो लिस्टेड एनबीएफसी जो आ रही है, एनबीएफसी का नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मुथूट फाइनेंस, रेलिगेयर, ये वाली जो लिस्टेड एनबीएफसी आपके रेलिगेयर वगैरह, कहते हैं उनको नहीं बनाना, उनको नहीं बनाना। देखो आसान है, किसी को नहीं बनाना अभी तक। जो बची हुई लिस्टेड कंपनीज है इसके अलावा कहते हैं उनको भी नहीं बनाना डीआरआर। तो अरे बनाना किसको ये तो बता दो, अरे बनाना किसको ये तो बता दो, अभी आ रहा है ना। जो अनलिस्टेड एनबीएफसीज है, जो लिस्टेड नहीं है, अनलिस्टेड एनबीएफसीज, एचएफसीज है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज और एनबीएफसीज, कहते हैं उन्हें भी नहीं बनाना। अरे भाई ये तो बता दो बनाना किसको है, हर जगह नो ही डीआरआर है, नो ही डीआरआर है। कहते हैं रुको अब आ रहा है, अब आ रहा है, अब आ रहा है। कहता है जो बची हुई अनलिस्टेड कंपनीज है ना सिर्फ उन्हीं को बनाना है 10% का। तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, इतने बड़े का कंक्लूजन बड़ा सिंपल है, इस पूरे तामझाम का कंक्लूजन बड़ा सिंपल है। सिर्फ जो अदर अनलिस्टेड कंपनीज है, जो अदर अनलिस्टेड कंपनीज है, मतलब एनबीएफसी नहीं है, एचएफसी नहीं है, फाइनेंशियल नहीं, जो उसके अलावा जो अनलिस्टेड कंपनीज है, लिस्टेड नहीं, जो अनलिस्टेड कंपनीज है, अदर वाली, अदर का मतलब एनबीएफसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह को छोड़कर उसका बनाने का, उनको बनाने का। तो क्या मैं यहां लिख दूं, सिंपल सी बात है, बनाना किसको है, मैंने यहां तभी जगह छोड़ी थी, किसको बनाना है, सिर्फ अदर अनलिस्टेड कंपनीज को। अभी दोबारा आ जाऊंगा इसमें, डोंट वरी, अदर अनलिस्टेड कंपनीज को, ठीक है ना। अब समझो मेरी बात को, अब आती है बात बेटा किसकी, अब आता है डीआरआरआई इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट किसको करनी है, देखो कहते हैं इन्वेस्टमेंट इसको नहीं करनी, इसको नहीं करनी, कहते हैं अच्छा इसको करनी है, अच्छा इन्वेस्टमेंट करनी है, हाँ जो 15% वाली इन्वेस्टमेंट है वो लिस्टेड कंपनीज को करनी है, जो 15% वाली इन्वेस्टमेंट है वो लिस्टेड कंपनीज को करनी है, ओके। और किसको करनी है, अदर अनलिस्टेड को करनी है, अदर अनलिस्टेड को करनी है। तो किसको करनी है, एक अदर अनलिस्टेड को करनी है और एक आपके पास में लिस्टेड कंपनीज को करने का। अच्छा तो इसमें थोड़ा सा फर्क है, इसमें थोड़ा सा फर्क है कि जो लिस्टेड कंपनी है, हाँ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह के अलावा जो लिस्टेड कंपनीज है आपके पास में, उनको डीआरआरआई बनाना है, उनको डीआरआरआई बनाने का है। और एक अदर, तो देखो ना ये हमारा कंपनी लॉ है, वो कहते हैं ऐसे घुमा के ऐसे घुमा के ऐसे घुमा के ऐसे घुमाएगा, कंक्लूजन लिखता किसको बनाना है वो बता दो, किस किसको नहीं बनाना उसकी पूरी लिखा जाके बताता रहता है। तो हमें तो सिंपल सी बात सीखनी है यार, हम तो सीधा कंक्लूजन पे आते हैं, हम सीधा कंक्लूजन पे आते हैं। देखो आपको उनका इतना नहीं टेंशन लेने का, हम तो सिंपल सी बात है, इसलिए कंक्लूजन लिख लिया। हमें बनाना किस किसको है सर, उधर बनाना है अदर अनलिस्टेड को, इधर बनाना है लिस्टेड कंपनीज को एंड अदर अनलिस्टेड को। तो तुम्हें वो पूरा चार्ट देखने की लोड़ ही नहीं रहेगी, सिंपल सा कंक्लूजन है, सिंपल सा कंक्लूजन। ये किसको बनाने का है, अदर अनलिस्टेड कंपनी को बनाने का है। ये किसको बनाना है, लिस्टेड एज वेल एज अदर अनलिस्टेड, लिस्टेड और अदर अनलिस्टेड, बस ये आपके पास में अदर अनलिस्टेड, ठीक है। बस इतना सारा कुछ लिखा, तो हमारा कंक्लूजन क्या करना, वो चार्ट को एक बार ले रजिस्टर में लिख लेना, नोट्स में भी डाला मैंने, वो कोई दिक्कत नहीं, मतलब आपकी मर्जी है, बट कंक्लूजन ध्यान रखना, ये अदर लिस्टेड को है, ये लिस्टेड है अदर, कितना कितना परसेंट है, 10% और 15%, ठीक है जी। तो बनाना कब है, बनाना कब है, तो सुनो ध्यान सुनो मेरी बात, बनाना कब है, तो बेटा इसको लेके अगर मैं आपसे बात करूं बनाना कब है, तो एक बार के लिए ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये मैं आपके पास में एक बार के लिए इसे कॉपी पेस्ट कर रहा हूं और आप इसे नोट कर लेना, अभी मैं समझा भी दूंगा, मैं समझा भी दूंगा। एक बच्चे ने लिखा डीआरआर इन्वेस्टमेंट अदर लिस्टेड भी बना सकते हैं, हाँ बेटा लिस्टेड मैंने दोनों लिखे हैं ना, तो जब दोनों लिखे तो दोनों ही आ गई ना, लिस्टेड मैंने बोला ना तो सारी आ गई ना, लिस्टेड एनबीएफसी भी आ गई, अदर लिस्टेड भी आ गई, पर अनलिस्टेड मैंने अदर बोला, ठीक है। अच्छा कब बनाना है, सवाल उठा कब बनाना है, तो वो कहता है बेटा आपके पास में कब बनाना है उसको ध्यान से सुनना। कहते हैं जो डीआरआर होता है ना वो बनाना होता है बेटा आपके पास अलॉटमेंट के बाद से लेके कभी भी रिडम्पशन से पहले, कहीं लॉ में ये नहीं लिखा कब बनाना, तो वो सिंपल सी बात है, रिडम्पशन से पहले अलॉटमेंट के बाद, रिडम्पशन से पहले अलॉटमेंट के बाद, ओके। अब हमारे पास क्वेश्चन दो वैरायटी के मिलेंगे आपको, हमारे पास क्वेश्चन में दो वैरायटी के मिलेंगे, ठीक है ना। दो वैरायटी के क्वेश्चन कौन से हैं, एक है जिसमें सिर्फ रिडम्पशन वाले साल की एंट्रीज या लेजर अमाउंट मांगेगा, तो बेटा कहता है जब सिर्फ रिडम्पशन वाले साल की मांगेगा ना आपसे क्वेश्चन में, तो हमने फर्स्ट डे ऑफ द ईयर पे बना देना, हम पहले दिन लीगल रिक्वायरमेंट देख लेंगे क्रिएटेड है कि नहीं,
अच्छा, कई बार स्टार्टिंग से मांगता है, जो हमने इशू वाला चैप्टर किया, इशू के साल की मांगेगा, रिडम्पशन के साल की मांगेगा, लास्ट तक मांगेगा। तो अगर ईयर ऑफ इशू से लेकर रिडम्पशन तक मांगता है तो बेटा उस केस में जिस दिन अलॉट करे उसी दिन बना दो, काम खत्म करो। फिर क्या करो, जिस दिन अलॉट करे उसी दिन करो। हमारे पास दो वैरायटी के क्वेश्चन आएंगे, एक में सिर्फ एंट्रीज मांगेगा कब के, एक में सिर्फ मांगेगा आपके पास रिडम्पशन वाले साल के, इशू के लिए मांगे, वो पहले से इशू है पर बना हुआ नहीं, तो आप जिस साल रिडीम कर रहे हो उसके पहले दिन। और कई बार स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मांगेगा, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, अलॉटमेंट वाले साल से लेकर रिडम्पशन तक, ईयर 1 की मांगेगा, ईयर 5 तक की मांगेगा। तो बेटा आपके पास में फिर अलॉटमेंट वाले जिस दिन अलॉट करें, क्योंकि कानून बोलता है आपके कभी भी हो सकता है। ओके, अब आती है इन्वेस्टमेंट, जो एफडी कराई थी भाई, जो एफडी कराई थी एक प्रकार की, उसका क्या करने का, तो वो कहता है सुनो, वो कहता है कानून बोलता है, वैसे लॉ कंपनी से क्या बोलता है, पहले कंपनी से सीखो फिर हमारा आईसीआई सीखो। कंपनी से तो बोलता है 30 अप्रैल तक करने की है जिस साल रिडीम करोगे, मतलब जिस साल रिडम्पशन करोगे, जिस साल रिडम्पशन करोगे उस साल के पहले महीने के आखिरी तक करना होता है, मतलब जिस साल रिडम्पशन करोगे उस साल के 30 अप्रैल तक, तो पहले महीने में कर देनी, पहले महीने कर देनी जो एफडी करा रहे थे। हमारा ईसीआई सेम फॉलो करता है जो हमने ऊपर यहाँ पे डीआरआर के लिए किया। हमारा ईसीआई क्या फॉलो करता है, सेम फॉलो करता है जो यहाँ पे, क्या कर रिडम्पशन वाले साल के तो फर्स्ट है, अलॉटमेंट से तो जिस दिन अलॉट करें, जबकि एक्ट क्या बोलता है, एक्ट बोलता है 30 अप्रैल ऑफ ईयर ऑफ रिडम्पशन, 30 अप्रैल ऑफ ईयर ऑफ रिडम्पशन, ठीक है ना। तो यहां पर मैं इसको नोट कर लो रजिस्टर, फिर मैं इसके बाद अभी कुछ चीजें बतानी है, फिर मैं एग्जांपल कराऊंगा, मैं क्वेश्चन पे जा ही नहीं रहा भाई, अभी तो आपको बिल्कुल बेस क्लियर करने का है, बेस क्लियर करने का है, ठीक है ना। पहले इसको नोट कर लो, पहले इसको नोट कर लो, मेरे को आपको दो चीजें दिमाग में फिट कर देनी है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, जिसके बाद हम इस चैप्टर के अंदर कभी गलती ही नहीं करेंगे। दो ही चीजें इस चैप्टर में फटाफट से नोट कर लो। ओके, अच्छा जी, अब मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, अब मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, ठीक है ना। हमें दो चीजों के ऊपर ध्यान देना, वन इज डीआरआर, वन इज डीआरआई। डीआरआर जब क्रिएट करते हो बेटा एक बार प्रॉफिट कम होते हैं, डीआरआर बढ़ जाता है, रिजर्व, आपके प्रॉफिट ब्लॉक होने से, ठीक है ना। एक गुल्लक से दूसरे गुल्लक में अमाउंट भेज रहे हो बस, इससे क्या होगा, जो प्रॉफिट से डिविडेंड बांट सकते हो वो प्रॉफिट ब्लॉक हो जाएंगे, तब डिविडेंड कम बांट पाओगे, ठीक है ना, प्रॉफिट ब्लॉक हो गए। और बाद में जाके जनरल पर किसको करना है, सिर्फ अदर अनलिस्टेड को, कितना करना है बेटा, नॉमिनल वैल्यू का 10%। दूसरी तरफ जो इन्वेस्टमेंट है बेटा वो आपके पास है 15%, इन्वेस्टमेंट टू बैंक, जब एफडी करा रहे हो इन्वेस्टमेंट टू बैंक, जब बेचोगे तो बैंक टू इन्वेस्टमेंट, ये किसको करना है, लिस्टेड कंपनीज को और अदर अनलिस्टेड कंपनीज को, ठीक है भाई, इतना कंफ्यूजन है, ठीक है सर। ध्यान कब करना मैंने बता दिया, फर्स्ट डे कर देंगे ईयर ऑफ रिडम्पशन वाले साल में, नहीं तो अलॉटमेंट से तो अलॉटमेंट वाले दिन कर दो, सिंपल, ठीक है ना। ओके ना, यहाँ पर मैं एक बार मेरे साथ आएंगे, एक बार मैं कुछ चीज बताना चाहता हूँ जो मैंने आपको अभी तक कराई है, फिर मैं आपको एंट्रीज एक बार दिखाऊंगा, फिर हम एग्जांपल करेंगे, पूरा एग्जांपल करेंगे, सो डोंट वरी। ये डीआरआर की बात लिखी है, ऑलरेडी नोट्स आपके आज मैं क्लास में अपलोड कर दूंगा, तो आप इनको लिखना चाहेंगे आप लिख सकते हैं, इनको भी कंपल्सन नहीं, आप लिखना चाहिए लिखेंगे, पर मैं बेटर बोलूंगा कि होने चाहिए। ये मैं गूगल ड्राइव में भी डाल चुका हूँ, आप जाके चेक करना, गूगल ड्राइव आपको दिखा दूंगा, एडिटर नोट्स के फोल्डर में डाल दिए मैंने। दूसरी तरफ मैं आज के क्लास नोट्स में भी इसे अपलोड कर दूंगा, सो डोंट वरी, तो आप रजिस्टर में इन्हें लिख लेना, ठीक है ना। कंपनी क्रिएट करती है डीआरआर आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, एंड जो अमाउंट इसमें जा रहा है वो यूटिलाइज नहीं हो सकता फॉर एनी पर्पस अदर देन रिडम्पशन, तो उसको आपके पास एज इट इज रहेगा, किसी और पर्पस के यूज नहीं, उसका एंट्री कर देते हैं पीएनएल टू डीआरआर। और रिडम्पशन के समय क्या करेंगे, रिडम्पशन के बाद क्या करेंगे, कहां चला जाएगा, जनरल रिजर्व में चला जाएगा। यही हमने बात सीखी, यही हमने बात सीखी थी, ठीक है। और जो डीआरआर इन्वेस्टमेंट है उसका क्या करना है, उसका क्या करना है, कंपनी 30 अप्रैल तक हर साल के डिपॉजिट करते हैं सम नॉट लेस देन 15% ऑफ द अमाउंट ऑफ डिबेंचर जो मैच्योर हो रहे हैं 31 मार्च तक इन एनी वन और मोर ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड मोड्स। तो इसके ना कंपनी लॉ ने मोड्स दे रखे हैं, कहां करा सकते हो ये इन्वेस्टमेंट कहां कर सकते हो, मोड्स पढ़ा दूंगा प्रीलिमिनरी एग्जाम के लिए, हमारे लिए सिंपल है, वो बोलते हैं सेफ सिक्योरिटीज, इसे हम बोलते हैं प्रिस्क्राइब्ड मोड है सेफ सिक्योरिटी। कल को ये ना पैसा ही डूब जाए, आपको ये तो ना बोलेगा शेयर्स में पैसा लगा दो अपने पास में कि कल को पैसा डूब सकता है, तो उसने सेफ सिक्योरिटीज बताई है कुछ कंपनी लॉ ने कि ये पैसा ऐसी जगह लगाओ जो कल को नहीं डूब सकता, तो वो आपका नॉर्मल एफडी वगैरह ऐसी चीजें बोलते हैं, ठीक है ना। तो प्रिस्क्राइब मोड्स गिवन है, वो भी मैं पढ़ा दूंगा, बट इंपॉर्टेंट नहीं, पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है। तो डीआरआर है, डीआरआर इन्वेस्टमेंट है, ओके। नाउ बेटा हमारे पास आता है, जब हम मेथड्स ऑफ रिडम्पशन की बात करते हैं तो सबसे पहला मेथड कौन सा है, सबसे पहला मेथड कौन सा है सर, सबसे पहला मेथड है रिडम्पशन इन लमसम आफ्टर द स्पेसिफाइड पीरियड, लमसम में रिडीम कर रहे हो। इसे एक बार सुनते जाना, इसे एक बार सुनते जाना, मैं पूरा इसके बाद एग्जांपल कराऊंगा विद वैल्यू, ये जब नॉर्मल एंट्री लिखी है, फिर मैं पूरा आपके पास एग्जांपल कराऊंगा, तो आपको वो क्लियर हो जाएगा, आपको वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज है, सबसे पहले जब डीआरआर बनाते हो बेटा तो एंट्री क्या बनती है, डीआरआर बनाने की अभी सिखाई थी, ये सिखा चुका हूं। डीआरआर बनाने की एंट्री क्या है सर, पीएनएल टू डीआरआर। इन्वेस्टमेंट करने की एंट्री क्या है, डीआरआर इन्वेस्टमेंट बैंक। क्या है, दोनों एंट्रीज ऑलरेडी सीख चुके थे हम लोग, क्या दोनों एंट्री सीख चुके थे, यस। पर कितने कितने परसेंट है, 10%, 15%, किस किस को बनाना है, लिस्टेड अदर अनलिस्टेड कंपनी और वो उसके में लिस्टेड और अदर अनलिस्टेड, ठीक है ना। अच्छा, क्या जो एफडी कराओगे मान लो उस पे इंटरेस्ट तो मिल सकता है, क्या जो एफडी कराओगे उस पे इंटरेस्ट तो मिलेगा ना, मतलब फर्स्ट डे से लेकर लास्ट तक का इंटरेस्ट तो मिल सकता है। तो अगर वो हमें इंटरेस्ट के बारे में बोलता है तो उसको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट, तो कहां चला गया, बैंक टू इंटरेस्ट, सिंपल है, बैंक टू इंटरेस्ट, तो बैंक टू इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अच्छा, ये इंटरेस्ट कहां चला जाएगा सर, इंटरेस्ट हमारा नॉर्मल है पीएल में चले जाने, तो इंटरेस्ट टू पीएल, सिंपल। आपको इंटरेस्ट मिलता है, आपको इंटरेस्ट पे करते हो, इनकम है नॉर्मल है, खर्चा इनकम कहां जाता है, पीएल में जाता है, खर्चा इनकम कहां जाता है, पीएल में जाता है, सिंपल। तो अगर इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट कहां चले जाना है, पीएल में चले जाना, ठीक है। अब आता है मेन चीज, आपने डिवेंचर होल्डर्स को पेमेंट करनी है तो पहले ड्यू करोगे, पहले क्या करोगे, ड्यू। ड्यू करने का मतलब आप उनको बोलोगे ना, हाँ भाई आ जाना सुबह सुबह अपना चेक लेने के लिए आ जाना, अभी चेक कितने का देना है, ड्यू तो करोगे ना। तो मुझे बताओ डिवेंचर्स हमारे पास में किस वैल्यू पे किताबों में दिखते हैं सर, डिवेंचर्स हमेशा दिख रहे होते हैं, डिवेंचर्स किताबों में जो दिखते हैं ना वो दिखते हैं फेस वैल्यू पे। अब मान लो 100 रुपए भी दिख रहे हैं, क्या जरूरी है कि उनको 100 के बदले 100 ही दोगे, सर कम ज्यादा भी दे सकते, याद करो ये बात तो बताई थी आपको इशू के चैप्टर में भी कि रिडम्पशन पार प्रीमियम डिस्काउंट किसी में भी हो सकता है, यस। तो आपके पास पार पे भी हो सकता है, प्रीमियम पे भी हो सकता है, डिस्काउंट पे भी हो सकता है। मैं कह रहा हूं आपने रिडीम किस पे ही करना है, रिडीम 100 पे ही करना है। तो उस केस में क्या होगा, डिवेंचर्स डेबिट हो जाएंगे 100 रुपए पे फेस वैल्यू, टू डिवेंचर होल्डर भी कितना देना है, 100 रुपए ही देने, कोई दिक्कत बात नहीं, 100 पे दिख रहा 100 ही देने, दिख तो फेस वैल्यू मेरे होते हैं, देना कितना से फर्क आ सकता है ना, तो 100 ही देने, ओके। ऐसा भी तो हो सकता है ना, मैंने उनको रिडीम 110 पे करना है, ऐसा भी तो 100 के बदले 110 देने, तो क्या एंट्री डालोगे सर, डिवेंचर का ना क्रेडिट बैलेंस होता है, प्लीज समझो,
इसका बैलेंस बुक्स में क्या होता है, क्रेडिट की डेबिट? सर क्रेडिट होता है। तो बेटा खत्म करने के लिए क्या करते हो, डेबिट करते हो ना, इसलिए डेबिट कर रहे हो, इसलिए डेबिट करोगे, इसलिए डेबिट करोगे। डेबिट तो इसलिए करोगे ना क्योंकि उनका क्रेडिट हमको खत्म करना। जब इशू किए थे तो क्रेडिट किया था, लायबिलिटी क्रेडिट की थी, आज लायबिलिटी सेटल करने जा रहे हो, आज लायबिलिटी किताबों से क्लोज करने जा रहे हो, तो लायबिलिटी कम करने के लिए क्या करोगे, लायबिलिटी कम करने के लिए क्या करोगे, डेबिट करोगे। भाई नॉर्मल अकाउंट का लॉजिक लगाने का और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो 100 के बदले अगर 110 देना है तो डिबेंचर डेबिट होगा 100 पे, एक्स्ट्रा जो उसे क्या बोलते हो, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 10 रुपए, उसे क्या बोलते हो, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। याद है इसको हमने क्रेडिट किया था इशू के समय, लायबिलिटी तब क्रिएट तभी कर ली थी। टू डिबेंचर होल्डर 110, और अगर मान लो मैं रिडीम इन्हें कर रहा हूं 95 पे, तो मुझे बताओ अगर आपने 100 के बदले 95 देने हैं तो आपके लिए फायदा है कि नुकसान है? अरे सर अब तो फायदा है, अरे सर अब तो फायदा है, 100 के बदले 95 देने का। तो डिबेंचर को अगेन डेबिट किस पे करूंगा, 100 पे। अब डिबेंचर होल्डर को कितना देना है, 95 देने का है, तो ड्यू 95 करूंगा, जो उसका चेक बनाऊंगा वो कितने का बनाऊंगा, पहले केस में 100 का बना रहा हूं, अगले केस में 110 का बना रहा हूं, अगले केस में 95 का बना रहा हूं। भाई जो उसका चेक बनेगा वो तो इतने का ही बनेगा ना, ड्यू अमाउंट का, जितना देना है पैसा, और बाकी 5 रुपए हमारा प्रॉफिट हो गया, 5 रुपए हमारा फायदा हो गया। ये फायदा कहां चला जाएगा, फायदा है पीएन में चला जाएगा, सिंपल फायदा पीएन में चला जाएगा, फायदा है, कम दे रहा हूं तो फायदा हो गया, ज्यादा देता नुकसान था, बस यही चीज है। अच्छा फिर क्या करोगे, उनको पे करने से पहले इन्वेस्टमेंट बेच दोगे, मुझे एफडी कराई थी तोड़ दोगे ना, मुझे एफडी कराई थी तोड़ दोगे, तो बैंक टू इन्वेस्टमेंट आ गया। हाँ ये अगर एफडी या कोई और चीज है, कोई बॉन्ड्स वगैरह भी इन्वेस्टमेंट, कई बार प्रॉफिट लॉस हो सकता है, कम ज्यादा बोल सकते हैं, तो जो भी प्रॉफिट लॉस होता है, जैसे फिक्स एसेट बेचते हैं उसका प्रॉफिट लॉस कहां जाता है, वैसे ही है। अगर वो बोलेगा नॉर्मली तो जितने की अपने में बेचोगे, जितने एफडी में तो जो है वही मिलेगा ना। हाँ कई बार आपके पास में क्या है, आपके पास अगर बॉन्ड्स वगैरह की इन्वेस्टमेंट कोई चीज है जो स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड हो रही, कोई चीज है, तो उसमें क्या होता है, कम ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना। पेमेंट करोगे तो क्या हो गया, डिबेंचर होल्डर टू बैंक, अब कितने दे रहे हो, या 100 या 110 या 95, टू बैंक कर दिया, 100 या 110 या 95, पेमेंट कितनी डली, देखो ड्यू किया, पे किया, इन्वेस्टमेंट भेज दिया। अच्छा डीआरआर का क्या करोगे, फटाफट से बताओ डीआरआर का क्या करोगे। अरे सर डीआरआर की लोड ही नहीं है, वो कहां चला जाएगा, जर्नलिज्म में चला जाएगा, डीआरआर टू जर्नलिज्म, डीआरआर टू जो डीआरआर बनाया था अभी तो सिखाया था, इसे जर्नलिज्म में भेज दिया। जो ये एफडी कराई थी इस एफडी को तोड़ दिया, ये जो अमाउंट ड्यू किए थे इसे पे कर दिया, बात खत्म। डीआरआर क्रिएट किया, जर्नलिज्म में गया, इन्वेस्टमेंट करी उसे बेच दिया, अमाउंट ड्यू किया उसे पे कर दिया, बात खत्म, गिनी चुनी चीजें। और ये जो प्रीमियम और रिडम्पशन है, इसमें ध्यान सुनना, अगर ये प्रीमियम और रिडम्पशन मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास में हमने इशू के समय रिकॉर्ड नहीं किया था, आपको याद है हम इसे इशू के समय रिकॉर्ड करते थे, बताओ क्या एंट्री डालते थे तब, फटाफट से बताओ। ये हमने तब क्रिएट किया था इशू के समय, मुझे फटाफट से एंट्री चाहिए। हम एंट्री डालते थे इशू के समय सिखाई थी, अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे होगी तो हम उस लॉस को तभी रिकॉर्ड कर लेते थे, क्या एंट्री डालते थे, लॉस ऑन इशू टू प्रीमियम और रिडम्पशन, लॉस ऑन इशू टू प्रीमियम और रिडम्पशन। क्या हम ये एंट्री अपने पास में डालते थे, फटाफट से बताओ। अरे तुम सोए तो नहीं, जाग रहे हो ना, याद है एंट्री लॉस ऑन इशू टू प्रीमियम और रिडम्पशन, ओके। ये एंट्री कब डालते थे सर, इशू के समय डाल देते थे, फ्यूचर का लॉस आज ही रिकॉर्ड कर लेते थे, लॉजिक को सीखा था ना, लॉजिक समझा था ना कि फ्यूचर का लॉस आज ही रिकॉर्ड कर लेते थे, हाँ सर। अब ये एंट्री तब डाल ली थी और लॉस रिकॉर्ड कर लिया था, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर मान लीजिए आपके पास ये प्रीमियम और रिडम्पशन हमने इशू के समय क्रिएट नहीं किया था, अगर क्रिएट नहीं किया था, वो हमें क्वेश्चन से पता चल जाएगा, क्वेश्चन में पहले से दिख नहीं रहा होगा, तो वो कहता है इसे राइट ऑफ कर देना, इसे अब राइट ऑफ कर देना, किससे, पीएनएल या जनरल रिजर्व टू प्रीमियम और रिडम्पशन, पीएनएल या जनरल रिजर्व टू प्रीमियम और रिडम्पशन इफ नॉट क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ इशू, ठीक है ना। तो अगर ये इशू के समय क्रिएट नहीं किया था तो आज इस लॉस को अपने पास में क्या करो, राइट ऑफ कर दो। अगर इशू के समय कर दिया था क्रिएट, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो तब रिकॉर्ड हो गया था लॉस। अगर तब नहीं किया था तो आज इस नुकसान को जो डेबिट किया है इसको अब राइट ऑफ कर देना। अरे तब करोगे ना अगर इशू के समय क्रिएट नहीं किया था, इशू के समय क्रिएट नहीं किया था। सर बड़ा ना अटपटा सा हो गया सर, अगर आप एक अपने पास एग्जांपल करा दोगे ना विद वैल्यूज तो अच्छे समझ आएगा सर, विदाउट एग्जांपल ना, विदाउट वैल्यूज हमें समझ नहीं आता। लो बेटा तुम कुछ और मांग लेते पंकज बेटा, आज मैं तुम्हें वो भी दे देता, तुमने मांगा भी तो क्या, एक एग्जांपल विद वैल्यूज वाला। लो यार क्या यार छोटी छोटी बातें करते हैं बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे आके, तो एक एग्जांपल मेरे साथ साथ लिखोगे सही बच्चे, एक एग्जांपल लिखोगे, चलो भाई एक एग्जांपल से क्लियर होगा। अभी जरा ये तो भाई ऐसे पता ही नहीं चलता ना, कल के लिए एंट्री बिना वैल्यूज के मजा ही नहीं आता, स्वाद ही नहीं आता, फील करवाता है वैल्यूज के साथ, फील करवाता है वैल्यूज के साथ। तो मान लो हमारे पास फाइनेंशियल ईयर है बेटा 2025, ठीक है। वो कहता है 1 अप्रैल 25 को हमारे पास किताब में क्या दिख रहा है, ध्यान सुन जाना, कहते जी 12% डिबेंचर्स है, वो भी 12% ऐसे लिख देता हूँ, 10,000 12% 10,000 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। तो कितनी वैल्यू के डिबेंचर्स दिख रहे हैं, 12 लाख के और 10 लाख के। रिडम्पशन ड्यू ऑन 31 मार्च 26 एट 10% प्रीमियम, ठीक है जी। पास जर्नल एंट्रीज एज्यूमिंग अदर अनलिस्टेड कंपनी, अदर अनलिस्टेड कंपनी मानते हुए, ठीक है जी, एंड इग्नोर करना इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, क्योंकि डिबेंचर इंटरेस्ट की एंट्री बड़ी इजी होती है, तो मैं इंटरेस्ट की एंट्री डालो, ये लो यार
आधे बच्चे भी मान लो 10,000 12% डिवेंचर ऑफ 100 लो भाई। कह रहे सर हम सही लिखेंगे सर, देखो सर ऐसे थोड़ी ना होता है सर, कह रहे हम सही बताएंगे आपको, लो भाई 10,000 12% डिवेंचर ऑफ 100 लो। अब ठीक है भाई, नंबर पता है, रेट पता है, और क्या चाहिए तुम्हारे को? 10,000 डिवेंचर है 100 रुपए वाले, 10 लाख के डिवेंचर रिडीम कब करने हैं? साल के लास्ट से 10% एक्स्ट्रा में हमें इंटरेस्ट डालने है, अदर रिलेशन। क्या बेटा अभी दोबारा बता दूंगा, तुम घबराओ मत, तुम एक ही चीज बार बार लिखे जा रहे हो, मैं देख लिया तुम्हारा डाउट बेटा, ठीक है चलो। अब मेरी बात को जरा ध्यान सुन जाना, अब मेरी बात को जरा ध्यान सुन जाना बेटा। हमारे पास में इंटरेस्ट कैसे शुरू होती है, प्लीज सुनो। सबसे पहले सभी बच्चे मुझे बताएंगे, अगर ये आपके पास में, अगर ये आपके पास में अदर अनलिस्टेड कंपनी है, फटाफट से मुझे बताओ, आपके पास अगर ये अदर अनलिस्टेड कंपनी है तो क्या इसे डीआरआर और डीआरआर आई की रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी, बस मुझे बता। अगर ये अदर अनलिस्टेड कंपनी है तो बस इसे क्या डीआरआर और डीआरआर आई की रिक्वायरमेंट, जो लीगल रिक्वायरमेंट है, पूरी करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? यस सर। तो बेटा इस केस में क्या होगा, हमारा जो डीआरआर बनेगा वो कितना बनेगा सर? डीआरआर बनेगा, डीआरआर बनेगा 10 लाख के ऊपर 10%, विच इज 1 लाख। और जो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी वो कितनी करनी पड़ेगी? डीआरआर इन्वेस्टमेंट 10 लाख का जितनी इन्वेस्टमेंट की फेस वैल्यू है उसका 15%। तो मैंने अपने पास सारे रिडीम कर लिए, तो वो कितना है? 1.5 लाख। ठीक है, यहां तक क्लियर है बात? यहां तक क्लियर है बात? यस सर। अब हमारे पास जो अगली चीज आती है वो आती है बेटा, सबसे पहले जब आप 1 अप्रैल 25 को है बेटा, सबसे पहले ही आप लीगल रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे। क्वेश्चन में मैंने क्या बोला था, फर्स्ट डे ऑफ द ईयर, जिस साल रिडम्पशन करनी है, जिस साल रिडम्पशन करनी है उस साल के फर्स्ट डे ही अपनी अपनी लीगल रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे, अपनी लीगल रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे। तब एंट्री क्या डालेंगे सर? डीआरआर बना रहे हो तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर, विच इज 1 लाख, बीइंग डीआरआर क्रिएटेड। ओके, फिर फर्स्ट डे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आपकी एंट्री क्या होगी? डीआरआर इन्वेस्टमेंट टू बैंक। कितनी बेटा? 1,50,000। बीइंग इन्वेस्टमेंट आपके पास मेड, ये आपने इन्वेस्टमेंट करी है। कुछ बच्चे अपने पास में एक चीज को लेकर बार बार कह रहे, तो मैंने बात पहले भी क्लियर कर दी थी। वो कह रहे सर करी क्यों है? बेटा कंपनी लॉ कहता है हमने डिवेंचर होल्डर्स को, पहले आधे घंटे की सारी मेहनत पे पानी फेर दिया, हमने डिवेंचर होल्डर्स को प्रोटेक्शन देनी है। अब प्रोटेक्शन कैसे कह रहे हैं? प्रोटेक्शन कैसे कह रहे हैं कि हमारे पास में प्रोटेक्शन कैसे होगी? हम प्रॉफिट्स को ब्लॉक कर रहे हैं, जिससे कि आप अपने सारे प्रॉफिट्स को डिविडेंड के रूप में ना बांट दो। तो हमने प्रॉफिट्स अपने ब्लॉक कर लिए, बस कितना कर लिया? जितनी वैल्यू की डिवेंचर है उसका 10%, वो भी हर कंपनी के केस में नहीं, सिर्फ अदर में प्रॉफिट ब्लॉक कर दिया। दूसरा, पैसा चाहिए तो पैसा देना, तो उसके लिए पैसा ब्लॉक किया, तो पैसा ब्लॉक करने के लिए क्या करी? इन्वेस्टमेंट करी, इन्वेस्टमेंट करी। तो इन्वेस्टमेंट आपके पास जब कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट कितने परसेंट? 15%। किस केस में? सिर्फ इन केस में, ताकि कल को उन्हें पैसा देना तो पैसा आ जाए। देखो अगर आप ये बोलोगे कि सर पूरे 100% ही पैसा देना, तो 100% की एफडी बना दो। तो बेटा मुझे एक चीज ये बताओ, फिर तो आपने पैसा लिया क्यों था? तो इसलिए वो प्रोटेक्शन जो दे रहा है पार्शियल प्रोटेक्शन से, प्रोटेक्शन जो पार्शियल है 10% का डीआरआर 15% का डीआरआर, ठीक है ना? और ये मैं कह रहा हूं सर, कंपनी लॉ कह रहा है, पहले लिमिट कुछ और हुआ करती थी, रिक्वायरमेंट कुछ और होती थी, आज की डेट में कहता है आगे इतना ही करना। अब अगर किसी बच्चे को ये परसेंटेज पसंद नहीं है तो कल को वो क्या करना, वो अपने पास एमसीए में अपने पास अपॉइंट हो जाए, किसी तरीके से सरकार में चला जाए, और वहां पे जाके बेटा अपने पास ना परसेंटेज को चेंज करा देना। किसी को लग रहा है कि यार 10 और 15 में फील नहीं आ रही परसेंटेज की, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप जाओ गवर्नमेंट में, जाओ इंटरनल हो जाओ वहां पे टीम में, और फिर उसके बाद में आप लोग परसेंटेज को अपने पास चेंज करा देना, ठीक है ना? बस चलो भाई आगे बढ़ो। हाँ जी आगे बढ़े, यस आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अच्छा एक मुझे बताओ, अभी वहां पे बच्चे चालू हो जाते हैं ना, मुझे बताओ आपको ये जो बनानी है, क्या ये बेयर मिनिमम है? हाँ ये बेयर मिनिमम है। अगर मैं सर इससे ज्यादा बना दूं, भाई तुझे किसने रोका है? तू 100% बना। एक बच्चा कह रहा था 12 बना दूं, अरे 12 तो बजाए जाते हैं, आपके पास में 10 की बजाय तूने 50 बनाना, तो बना दे, तेरे को किसने रोका? ज्यादा बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, कम नहीं होनी चाहिए, वो लीगल रिक्वायरमेंट, ये मिनिमम है। तो किसी ने ज्यादा बनानी, ज्यादा बना दो, तो लीगल रिक्वायरमेंट ही पूरी करोगे ना। अच्छा भाई अब ध्यान सुनो, अब 31 मार्च को क्या करेंगे? 31 मार्च को क्या करा जाएगा? ड्यू किया जाएगा। क्या किया जाएगा बेटा? ड्यू किया जाएगा। ध्यान सुनो, तो जब ड्यू करेंगे बेटा, तो उस केस में हमारे डिवेंचर्स कितने? 12% डिवेंचर्स है। प्रीमियम पे रिडीम करना है, टू डिवेंचर होल्डर्स, बीइंग अमाउंट ड्यू टू डिवेंचर होल्डर्स। भाई जब पैसा देना है, जब पैसा देना है तो डिवेंचर्स का बैलेंस क्रेडिट होवत है, डिवेंचर्स का बैलेंस क्रेडिट होवत है, तो उसको कम करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट करेंगे ना भाई, डेबिट करेंगे ना।
तो 10 लाख फेस वैल्यू जितनी है। हमने कितना एक्स्ट्रा देना है इन्हें? सर कहता है इन्हें 10% प्रीमियम पे रिडीम करने का है, इनको 10% एक्स्ट्रा देने का। अच्छा 10% देना एक्स्ट्रा, हाँ तो कितना एक्स्ट्रा देने का है सर? 10 लाख का 10%, 10% प्रीमियम ना, तो कितना एक्स्ट्रा देना है? 1 लाख। तो टोटल में कितना हो गया? 11 लाख। टोटल में कितना हो गया? 11 लाख देने को, ठीक है ओके। फिर बेटा बस ध्यान रखना, अब ड्यू करने के बाद सीधा पेमेंट की एंट्री नहीं डालनी, पहले इन्वेस्टमेंट बेचनी है। पहले इन्वेस्टमेंट बेचनी है, पहले पैसा आएगा तो ही तो पैसा पे करोगे। तो अगर एंट्रीज मांगी जा रही है तो पहले एफडी तुड़वाई जाएगी ना भाई। सुबह सुबह एफडी तुड़वाओगे दोपहर में तभी तो किसी को पेमेंट करोगे। तो बैंक टू डीआरआर इन्वेस्टमेंट कितने की कराई थी सर? 150 की। करना कुछ नहीं यार, एफडी कराई उसे तोड़ा, इन्वेस्टमेंट भेज दी, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। फिर आपने जो चेक इशू कर दिया तो पेमेंट की एंट्री आ जाएगी। आप तो डिवेंचर होल्डर्स को ड्यू किया था, पे कर दिया, तो डिवेंचर होल्डर्स टू बैंक, डिवेंचर होल्डर्स टू बैंक, ठीक है ना। यहां पर मैं लिख देता हूं बीइंग डीआरआर इन्वेस्टमेंट सोल्ड, तुम मासूम हो ना, बीइंग डीआरआर इन्वेस्टमेंट सोल्ड। और यहां पे क्या? बीइंग पेमेंट मेड टू डिवेंचर होल्डर्स, उनको पेमेंट कर दी, उनके नाम का चेक क्या किया, उनको बुलाया, उनको मुंह पे मारा चेक, ये चेक ऐसे किया, चेक उनको मुंह पे मारा। सर हमारे मुंह पे मार दो चेक, कितने का चेक है? 11 लाख का है। उनको चेक बुलाया और उनके मुंह पे मारा, जैसे तुम वेट कर रहे हो मैं भी ऐसे वेट कर रहा हूँ। तो उनको चेक मुंह पे मारूंगी, चलो अमाउंट ड्यू किया और फिर उनके चेक मुंह पे मारा। यहाँ एफडी तोड़वा ली, जो एफडी करी थी उस एफडी को तोड़वा लिया, ठीक है भाई। अमाउंट ड्यू, पेमेंट मेड, एफडी कराई, एफडी तोड़ी, ठीक है। अच्छा इसका क्या करूं डीआरआर का? इसकी तो कोई वैल्यू नहीं, अब तो रिडम्पशन हो गई भाई। रिडम्पशन हो गई, डीआरआर का क्या करने का? कुछ नहीं करने का। तो डीआरआर कहां चला जाएगा? जर्नलिज्म में चला जाएगा। डीआरआर कहां चला जाएगा? जर्नलिज्म में चला जाएगा। देखो वो जो दो चीजें थी 4 बार रिपीट कर दी वही चीजें, डीआरआर बनेगा जर्नलिज्म में जाएगा रिडम्पशन के बाद, एफडी करवाई एफडी तोड़ी थी, बस वही है और कुछ नहीं। बच्चा कह रहा है 11 लाख कैसे आया? वेरी इंटेलिजेंट ऑडिट, मैं भी बुलाता हूं तुम्हारे को, घर पे बुलाऊंगा तुम्हारे पास, तुम्हारे को बताने के लिए कि 11 लाख कैसे आया। बीइंग डीआरआर ट्रांसफर टू जर्नलिज्म, डीआरआर कहां बन गया? फिर से फ्री रिजर्व बन गया। हमने प्रॉफिट ब्लॉक किए हुए थे ना, प्रॉफिट ब्लॉक किए थे, प्रॉफिट को फिर से फ्री रिजर्व बना दिया। एक बच्चा बोल रहा है सर पेमेंट, बेटा पेमेंट तो 11 लाख की करनी है, 10 लाख में 10% एक्स्ट्रा, वो तो आपका एफडी कानून ने बोला 15% की मानी, मैंने थोड़ी ना बोला है भाई। ये तो आपके पास 1.5 लाख है, 15% की लिमिट है ना भाई। सब महान बच्चे हैं, कितने खतरनाक बच्चे हैं, वेरी इंटेलिजेंट आउट बेटा। हमारे पास डीआरआर 1 लाख था, पहले बोला था 10% बनेगा, ये आपके पास कितना है? 15% बनेगा, तो जितने की एफडी कराई उतनी की तोड़ोगे ना भाई। पेमेंट तो ऑब्वियसली 100% की करनी है। ये 11 लाख आया तो था, 10 लाख प्लस 1 लाख करके 11 लाख वही पे करूंगा। ओहो, 11 लाख पैसे कहां से आए देने के लिए? ओ भाई साहब, बेटा पहले से पड़े होंगे पैसे, आपके बैंक में पैसे पड़े होंगे, आप अपने फिक्स जैसे बेचोगे, कहीं से लोन लोगे, पैसे तो देने हो तो देने ही है ना। जब तुम्हारे पास पैसे आए थे तब तो तुमने नहीं कहा कि उस पैसे का क्या किया तुमने। जब 4-5 साल पैसे आए थे तुमने धंधे में यूज नहीं किए, तो पैसे देने के समय तुम बड़े हो गए, पैसे कहां से आएंगे? क्या बात है, वेरी गुड। चलो भाई, डीआरआर क्रिएट हुआ, प्रॉफिट ब्लॉक करें, रिडम्पशन के बाद जन समझ खत्म हो गया। इन्वेस्टमेंट करी, इन्वेस्टमेंट आपके पास में बेच दी, अमाउंट ड्यू किया, अमाउंट पे कर दिया, काम खत्म। अच्छा एक चीज और रह जाती है, एक चीज और रह जाती है जो कि हमें ध्यान रखना है। यहां मैं लिख देता हूं ट्रांसफर ऑफ डीआरआर, ट्रांसफर ऑफ डीआरआर, ठीक है ना। अच्छा एक चीज सुनेंगे यहां पर मैं, जो मैं एक चीज और है, विच इज राइट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। बेटा हमने इसे राइट ऑफ करके दिखाना है, ध्यान सुन लीजिए। विच इज पीएनएल टू प्री, तो हम यही मानते हैं कि पहले से क्रिएटेड नहीं था, अगर होगा तो हमें बोलेगा। तो ये पहले क्रिएटेड नहीं था, ये आज ही क्रिएट किया है, तो इसकी वजह से हमारे पास क्या करेंगे? हम इसे राइट ऑफ करेंगे। जितना हमने फालतू दिया वो हमारा क्या है? नुकसान है। हम ये मान रहे हैं कि आपके पास पहले से नहीं था क्रिएटेड, इशू के समय नहीं बनाया था, तो आज हम इसे क्या करेंगे? आज हम इसे अपने पास में राइट ऑफ करेंगे, बीइंग प्रीमियम ऑन रिडम्पशन रिटर्न ऑफ, बीइंग प्रीमियम ऑन रिडम्पशन रिटर्न ऑफ, ठीक है ना। तो प्रीमियम रिडम्पशन को क्या कर दिया? राइट ऑफ कर दिया, ठीक है ना। अच्छा अब इसी के अंदर में ध्यान से सुनते जाना मेरी बात को, इसी के अंदर बेटा मैं एक आधी चीज और बात करना चाहता हूँ, क्या मेरे को इजाजत है? क्या मेरे को इजाजत है? हाँ चलो जब से कर सकते हो, कोई। अच्छा भाई क्या मैं आपके पास में एक आधी चीज और बात करना चाहता हूँ, क्या मेरे पास इजाजत है? हाँ सर इजाजत है, इजाजत है, इजाजत है। मान लो इन above example assume, ये करना है, on 1st April 25 there are
एग्जिस्टिंग बैलेंसेस इन डीआरआर एंड डीआरआरआई। हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले से 1 अप्रैल 25 को डीआरआर पहले से बना हुआ है लेट से 40,000 का, और डीआरआर इन्वेस्टमेंट भी हुई है 1,20,000 की। लेट से हमें क्वेश्चन ये कहता है, ध्यान से मेरी बात सुनिए, ध्यान से मेरी बात सुनिए, क्वेश्चन में खुद ही कह रहा है कि आपके पास बेटा डीआरआर और डीआरआई पहले से बना हुआ है, पर अब आपको यहां पे ये चेक करना है क्या वो आपके पास में एडिक्वेट बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। बस मुझे इसका आंसर आपसे चाहिए। बना हुआ है मतलब पिछले सालों में बना लिया होगा ना, जब डिवेंचर इशू किया होगा उसके बाद बना लोगे, तो कभी भी बना सकते हो। तो हमने पहले से कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर रखी है, कुछ डीआरआर बनाया है। अब हमें क्या चेक करना है, हमें एडिक्वेसी चेक करनी है। एडिक्वेसी का मतलब है क्या वो जितनी लीगल रिक्वायरमेंट है उतना बना हुआ है कि नहीं बना हुआ। तो मुझे डीआरआर कितना बनाया था 1 लाख, डीआरआई कितना था 150, तो पहले एग्जांपल में तो बना हुआ ही नहीं था, तो पूरा बनाएंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर में वो सफिशिएंट नहीं, तो हमें एडिक्वेसी को मेंटेन करना है। हमें फर्स्ट डे ये इंश्योर करना है कि वो पूरा कंप्लीट हो जाए, एडिक्वेट हो जाए। तो एडिक्वेट नहीं, तो इस केस में हम डिफरेंस लेते हैं, तो कितनी कितनी शॉर्टफॉल है बेटा उसको देखने का। तो आपके पास में इस केस में सोल्यूशन में क्या करते हैं आप, हमें क्या करना है, 1 अप्रैल 25 को जब हम डीआरआर बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, हाँ क्या पूरा बनाएंगे, नहीं जितना शॉर्टफॉल है उतना बनाएंगे। तो रिक्वायर्ड कितना है सर 1 लाख, एग्जिस्टिंग कितना है 40,000, तो शॉर्टफॉल होगी ना बाकी की 1 लाख माइनस 40, तो हम 60 का और बनाएंगे। देखो भाई एक बात बड़ी पक्की हमेशा याद रखना, लीगल रिक्वायरमेंट जो है उसे मेंटेन करना है, उसे पूरा करने का है। तो लीगल रिक्वायरमेंट अगर पूरी नहीं हुई फर्स्ट डे, अगर तो जीरो बना हुआ है फिर तो सारा ही बनाओगे, अगर जीरो फिर तो सारे बनाना है। बट जो आपके पास अगर बना हुआ है तो चेक करोगे एडीपीसी कंप्लीट नहीं है तो बाकी बनेगा। और सेम तरीके से जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो कितनी करनी है सर, 15% के हिसाब से 1.5 लाख की, और वो पहले से कितनी करी हुई है 120 की, पहले से कितनी करी हुई है 120 की, तो हमें कितनी और करनी है 30,000 की और करनी है। तो जो पहली दो एंट्रीज है, जो पहली दो एंट्रीज है, बस उन दो एंट्रीज के अंदर आपको एडीपीसी को मेंटेन करना है, विच इज 150 माइनस 120। तो इससे हमारे पास में क्या होगा, इससे हमारी कंप्लायंस मीट हो जाएगी, इससे हमारी कंप्लायंस मीट हो जाएगी, तो लीगल रिक्वायरमेंट है। एंड मैं फिर से बोल रहा हूं, कंपनी लॉ ने क्या ये हर कंपनी को बनाने को बोला है, नहीं हर कंपनी को नहीं बोला, कुछ कंपनी को बोला है। क्या ये 100% बनाने, नहीं कुछ परसेंटेज ही बोली, अभी मैंने नहीं बोली, कंपनी ने बोला है कि इतना इतना बनाने से प्रोटेक्शन मिलेगी। भाई 100% प्रोटेक्शन तो मिलेगी नहीं, तुम एफडी करा तो 15% की रहे हो, और वो भी किस केस में करा रहे हो, कुछ कंपनी के केस में करा, बाकी पैसा तुम लेके आओगे अपने पन्ने से लाओगे, बाकी पैसा तुम्हारा पड़ा होगा, तुम लोन लोगे फिक्स से बेचोगे जो मर्जी करोगे। तो ये जो करने की रिक्वायरमेंट है ये सिर्फ कुछ कंपनीज के केस में कुछ परसेंटेज है। अब इसमें ये प्लीज नहीं लड़ना कि सर ये परसेंटेज इतनी क्यों है, मैंने बोला ये लीगल रिक्वायरमेंट है, ये कुछ कंपनीज के केस में, पर इसका लॉजिक मैंने आपको दे दिया, इससे प्रोटेक्शन मिल रही, हाँ 100% नहीं मिल रही, इवन आई एम एग्रीइंग विद यू 100% नहीं है, पर जितनी होती तो बनानी है ना जो कंपनी ने बोला, ठीक ना, और जिस कंपनीज के केस में बोला, ठीक है ना, ओके। अच्छा इसी में लेटर से एक्स्ट्रा एक और बात करने जा रहा हूं, इफ इन अबव एग्जांपल इंटरेस्ट रेट ऑन डीआरआर इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो गिवन, अगर आपके पास इंटरेस्ट रेट भी गिवन है डीआरआर इन्वेस्टमेंट पे लाइक 15% गिवन, देन कंसीडर इंटरेस्ट ऑन डीआरआर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज एज वेल। अगर आपके पास बेटा ध्यान से सुनना, मैं किसी भी चीज पे ब्याज कब कंसीडर करूंगा, मैं किसी भी चीज पे ब्याज कब कंसीडर करूंगा सर, ऑब्वियसली बात है जब आपको ब्याज का रेट गिवन होगा। भाई आपके पास ब्याज का रेट गिवन होगा तभी तो आप अपने पास में करोगे ना। अब मैं अभी पीछे एफडी के रेट की बात ही नहीं करी, अब मैं कह रहा हूं इन्वेस्टमेंट का रेट गिवन है क्वेश्चन में, अब मैं कह रहा हूं इन्वेस्टमेंट का रेट गिवन है क्वेश्चन में, तो भाई जब गिवन है क्वेश्चन में तभी तो उसे कंसीडर करोगे। तो मेरे पास इन्वेस्टमेंट कितने की थी सर, 1,50,000 की थी, तो उसमें इंटरेस्ट कितना बनेगा, 150 के ऊपर 15%, जितने की इन्वेस्टमेंट करी उसके ऊपर 22,500। तो आपकी 31 मार्च 26 को ये भी दो एंट्रीज आ जानी थी, ठीक है ना। वन इज ये 15% आप कंफ्यूज हो जाओगे, 15% रेट लेके ना, ये 12 प्लस कोई और परसेंट कर देता हूं, मान लो 8% अलग से 8% कर दूं, क्योंकि 15% तो करानी होती है ना, तो आपको ये कंफ्यूजन ना लगे कि भाई 15% ही क्रिएट करनी होती है, 15% ही कोई और रेट ले लो, कोई भी रेट ले लो, तो मैंने बाई चांस लिख दिया 15, वो मैं बस इतना कहता हूं अगर रेट गिवन होगा तो रेट को कंसीडर करना, बस इतनी सी बात है। वो फिक्स है 15%, ये 15% फिक्स नहीं है तो रेट है कोई भी हो सकता था, 10 12 8 7 15 20 25 जो भी रेट है, ये तो ब्याज का रेट है, ब्याज का रेट कोई भी हो सकता है ना, वो फिक्स थी 10% और 15%, तो इसलिए मैंने वो रेट चेंज कर दिया, मैं कंफ्यूजन आती ना आपको 15 की, इसलिए। तो ये एंट्री क्या बनेगी बेटा, बैंक टू इंटरेस्ट ऑन डीआरआर इन्वेस्टमेंट, जब इंटरेस्ट मिलता है तो बेटा इंटरेस्ट की एंट्री डालते हो बैंक टू इंटरेस्ट,
इंटरेस्ट इंटीग्रल आता है सर बैंक टू इंटरेस्ट, ठीक है ना, विच इज 12,000। और इंटरेस्ट कहाँ चले जाता है सर? पीएनएल में, सिंपल। एक बात याद रखना, सारे फायदे नुकसान पीएनएल में जाने का है। एक बात याद रखना, सारे फायदे नुकसान कहाँ जाने का है? पीएनएल में जाने का है, बस काम खत्म। आप इंटरेस्ट पे करते हो, आपको इंटरेस्ट मिलता है, कोई भी प्रॉफिट है कोई भी लॉस है, सिंपल, वो सारे कहाँ जाने? पीएल में जाने का। वो सारे कहाँ जाने? पीएल में जाने का, ठीक है। तो चेक करेंगे, मैंने अपनी तरफ से आप लोगों को कॉन्सेप्ट पहले पढ़ाया भी, फिर एंट्रीज दिखाई भी, फिर आपके पास एक एग्जांपल भी कराया, पहले पूरा कॉन्सेप्ट दिखाया भी, 3 बार बता भी दिया। बहुत ही साधारण सा कॉन्सेप्ट है, स्टार्टिंग में बस डीआरआर और डीआरआई है, लास्ट में जाकर उनको क्लोज करना होता है, बाकी तो ड्यू और पेमेंट के इंटरेस्ट आपने जो पे करना उसके बारे में बोलेगा, दिखा देंगे, जो आपको मिल रहा है अगर ये देगा तो उसे भी कंसीडर करेंगे, और कुछ नहीं। समय इन्वॉल्व होगा, वैल्यू होगी तो ब्याज भी आ जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी चलो मेरे साथ में सभी के सभी बच्चे नन्हे मुन्ने, आप लोग क्वेश्चन 1 पे आएंगे, सभी बच्चे क्वेश्चन 1 पे आएंगे। चलो तो यहां पर मैं बेटा, यहां पर मैं क्वेश्चन 1 पे आ जाओ जरा। कहता है द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ पैराडाइज लिमिटेड, अनलिस्टेड कंपनी है, देखो अदर देन एआईएफएल बैंकिंग एनबीएफसी, तो अदर अनलिस्टेड होगी, अदर अनलिस्टेड होगी तो डीआरआर डीआरआई दोनों होगा, उसमें खुद ही लिख देते हैं, हमेशा लिख के देता है आपको कि वो अदर अनलिस्टेड कंपनी होगी, ठीक है ना। उसके बैलेंसेस पहले से ही दिए हुए, किस किसके, डिवेंचर्स का कितना है, डीआरआर में कितना है, इन्वेस्टमेंट कितनी कर रखी है, जो कि इतने आपके बॉन्ड्स है ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कहता है एनुअल कंट्रीब्यूशन हम 31 मार्च को करते हैं, ठीक है ना। 31 मार्च 22 को वैसे उसने बोला जो बैलेंस है बैंक में वो इतना है, बिफोर रिसीट ऑफ इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट मिलना था उससे पहले दिया आपको, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिलेगा ना उससे पहले। इन्वेस्टमेंट्स को रिलाइज किया, फार पे बेचा रिडम्पशन के लिए, और उन्हें रिडीम किस पे करना है? 10% प्रीमियम पे। कहता है हमसे लेजर अकाउंट्स मांग रहा है, इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, एक जनरल एंट्री से लेजर अकाउंट। आपका लेजर अकाउंट वाला क्वेश्चन बेहद आसान होता है, बट होता है एकदम से लेजर अकाउंट आता है अजीब लगता है, तो मैं इसे आपके लिए आसान बना दूंगा, डोंट वरी। डिवेंचर अकाउंट मांगा, डीआरआर मांगा, इन्वेस्टमेंट मांगा, बैंक मांगा, डिवेंचर होल्डर मांगा, जो मांगे पहले तो उसे बना दो, जो मांगे लेजर अकाउंट खोल देते, लेजर अकाउंट खोल देते सर। अभी के लिए क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को बाद में देखते हो क्या करें, पहले क्या करो, जो लेजर अकाउंट मांगे ना उन्हें ओपन कर दो। कौन कौन से मांगे? यहाँ ज्यादा बड़े बड़े बनते ही नहीं, ज्यादा बड़े बड़े लेजर अकाउंट बनते नहीं। एक है डिवेंचर अकाउंट, तुम्हारे 12% डिवेंचर अकाउंट है, तो 2-2 3-3 लाइन के बेटा बस बनने में, एक एक 2-2 एंट्रीज आनी, ज्यादा आनी नहीं, प्लीज समझना, ठीक है। फिर अगला कौन सा है सर? डीआरआर है, और फिर डीआरआर इन्वेस्टमेंट है। ये कौन सा बनना बेटा? डीआरआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये आपके पास आ गया, ठीक है, 2-2 3-3 लाइनें ज्यादा बढ़ा दी, ठीक है। फिर एक कौन सा बेटा? बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट 5-6 लाइन्स का बना लेना, क्योंकि पैसा आना जाना सब बैंक में ही होता है, ठीक है। और एक मांगा है डिवेंचर होल्डर अकाउंट। अच्छा अब क्या करना है हमने, ध्यान से सुनते जाओ मेरी बात। जो इस क्वेश्चन के अंदर में, इस क्वेश्चन के अंदर में बेटा यहां पर में जो चीज आ रही है वो ये है, जिन जिनके बैलेंस दिए हुए हैं फर्स्ट डे पे, उनके तो बैलेंसेस डल जाएंगे ना, उनका तो बैलेंस लौट नहीं, मैं तो एंट्री बाद में डालूंगा, पहले बैलेंस लौट डाल दूं। तो डिवेंचर्स का बैलेंस कितना है? 7.5 लाख। डिवेंचर्स का क्रेडिट होता है कि डेबिट होता है सर? क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। मैं क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं कर रहा, अभी मैं सिर्फ बैलेंस ब्रॉट डाउन डालने को कह रहा हूं, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 750। सेम तरीके से डीआरआर का बैलेंस भी दे रखा है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो पहले से बनी हुई है चीजें कितना है? 25,000, उसका भी क्रेडिट बैलेंस होता है। डीआरआर को क्रेडिट करते हो तो उसका भी कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट है। जो इन्वेस्टमेंट है, जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट का बैलेंस क्या होता है? मेरा एसेट है, उसका डेबिट है 1,12500, तो इन्वेस्टमेंट मेरा एसेट है विच इज 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। और ये उसने मुझे बताई है कौन सी है, तो मैं लिख देता हूँ 10% गवर्नमेंट बॉन्ड है, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड है, जो मुझे नाम दिया उसने, ठीक है ना। जो इन्वेस्टमेंट का नाम हुआ है 10% गवर्नमेंट बॉन्ड, जो क्वेश्चन ने मुझे बताया, ठीक है ना। अच्छा फिर हमारा बैंक का भी बैलेंस दे रखा है 7.5 लाख, जिस दिन रिडम्पशन करने उस दिन का बैलेंस 7.5 लाख है। 31 मार्च 22 को जो बैंक का बैलेंस है वो 7.5 लाख है, तो बैंक का डेबिट बैलेंस। तो बैंक में इतना पैसा पड़ा है। अब मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ, ये हमारे को गिवन है चीजें, और हमें बोला गया है कि आपने रिडम्पशन जो करनी है वो 5% प्रीमियम पे, 10% प्रीमियम पे कर दी, बस ये फैक्ट है। इसके साथ में पहले मैं चाहता हूं अगर आप एंट्री डाल के करेंगे ना तो आपको क्रेडिट मिलेगा। आपका पहला क्वेश्चन है, तो सबसे पहले मुझे बताओ आप क्या चीज चेक करते हो? सर हम सबसे पहले चेक करते हैं एडिक्वेसी ऑफ डीआरआर डीआरवाई, हम पहले एडिक्वेसी चेक करते हैं, तो हम वर्किंग नोट बना लेते हैं, ये पार्ट ऑफ आंसर है। तो हम डीआरआर कितना होना चाहिए, रिक्वायर्ड डीआरआर कितना होना चाहिए? टेल मी सभी के सभी बच्चे, रिक्वायर्ड कितना अमाउंट है? सर आपने बताया था ये होना चाहिए 10%, ये होना चाहिए 10%, तुम्हारा कितना है? 7.5 लाख का 10%, डिवेंचर से 7.5 लाख के उसका 10% होना चाहिए विच इज 75,000, 10% होना चाहिए ना। यस सर। एग्जिस्टिंग बैलेंस कितना है?
25,000 ओके। एग्जिस्टिंग कितना अभी 25,000 बना हुआ है, तो बाकी शॉर्टफॉल हो गई, यानी कि जो और बनाना, यानी 50,000 और बनाना पड़ेगा। अभी एंट्री की बात कर लेंगे, अभी एंट्री की बात कर लेंगे, ठीक है ना। ओके, सेम तरीके से मुझे डीआरआर आई बताओ, डीआरआर इन्वेस्टमेंट, हाउ मच इज रिक्वायर्ड अमाउंट, हाउ मच इज रिक्वायर्ड अमाउंट, 7.5 लाख का 15%, 7.5 लाख का 15%, विच इज 112,500। क्या इतना ही है? हाँ ये तो इतना ही है, ये तो पूरा ही है भाई, इसमें तो कोई शॉर्टफॉल नहीं है ना, तो नो शॉर्टफॉल। तो ये और नहीं करनी पड़ेगी इन्वेस्टमेंट, ये और नहीं करनी पड़ेगी, ये उतनी है, ये उतनी है, ये एडिक्वेट, ऑलरेडी एडिक्वेट। तो नो शॉर्टफॉल लिख दो, एडिक्वेट लिख दो, ये पहले से एडिक्वेट, ये पहले से एडिक्वेट है। अच्छा अब मैं क्या चाहता हूँ, क्योंकि आप बच्चे क्या नन्हे मुन्ने, आप इतने इतने से है, इतने तो यार, इतने नहीं है, इतने बड़े बड़े हो गए आप तो सर। हाँ यार कॉन्सेप्चुअली कह रहा हूँ, इस चैप्टर के अंदर से कह रहा हूँ, तो मुझे क्या तुम्हारे को मैं सीधा लेजर पोस्टिंग सिखाऊंगा, तुम कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। तुम्हें सीधा लेजर पोस्टिंग सिखाऊंगा, तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तो उसकी वजह से मैं क्या करने वाला हूँ, मैं तुम्हारे साथ में क्या करने वाला हूँ, यहाँ 1 अप्रैल 21 बेटा, तो गलती से 25 रखा। चलो अभी के लिए हमने क्या करना है, एंट्रीज करते हैं। हम क्या है, सेवा करेंगे, तुम्हें पता है सेवा में क्यों कराता हूँ, सेवा तुम्हें पता है मैं क्यों कराता हूँ, ताकि ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट मजबूत हो, ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट मजबूत है, इसलिए सेवा कराता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले दिन क्या करोगे सर, डीआरआर और डीआरआई की एडिक्वेसी मीट करोगे, तो पीएनएल टू डीआरआर विच इज हाउ मच 50,000। तो हम क्या करेंगे, एंट्री डालते जाएंगे, लेजर पोस्टिंग कर देंगे। जब पेपर में एंट्री डालिए ना भाई, तुम सीख जाओगे क्वेश्चन करने के बाद, तुम सीख जाओगे क्वेश्चन करने के बाद कि सीधा लेजर पोस्टिंग करना। बट अभी तुम नन्हे मुन्ने हो, इसलिए एंट्री चल रहा, पेपर में एंट्री नहीं डाली, अभी सवाल में पूछना शुरू कर देना, तो पेपर में डालने के नहीं डालना। तो आपके पास बाय पीएनएल आ जाएगा 50,000। इन्वेस्टमेंट की कोई एंट्री नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी सर, इन्वेस्टमेंट की इसलिए नहीं आएगी, वो तो ऑलरेडी एडिक्वेट है, बात खत्म होगी। चलो बहुत ही बढ़िया, अब आई 31 मार्च, अब आया 31 मार्च, 31 मार्च को सबसे पहले क्या होगा सर, देखो मुझे बताओ, क्या आपने जो इन्वेस्टमेंट करी है उसका रेट गिवन है, जो इन्वेस्टमेंट करी थी उसका रेट गिवन है, हाँ, तो उसके ऊपर क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, उसके ऊपर क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो क्या होगी एंट्री, अभी रेंट की एंट्री सारी, बैंक टू इंटरेस्ट ऑन डीआरआर इन्वेस्टमेंट, कितना मिलेगा सर, 1,12,500 की इन्वेस्टमेंट है, उसके ऊपर 10% मिलेगा, 11,250। और ये इंटरेस्ट कहाँ चले जाता है, जो चीज जहां जानी है मैं साथ के साथ ही भेज देता हूँ भाई, पढ़ाई खत्म। एंट्री से पूरी डलवा दूं ना तुम्हारे को, इंटरेस्ट ऑन डीआरआर इन्वेस्टमेंट टू पीएम, इनकम है, पीएम चली जाएगी। हम इसमें से कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, फटाफट से बताओ, हम इसमें से कौन सा अकाउंट बना रहे हैं सर, हम इसमें से अपने पास जो अकाउंट बना रहे हैं वो 11,000 मतलब बैंक अकाउंट बना रहे हैं, तो बैंक अकाउंट में आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन डीआरआर इन्वेस्टमेंट। मैं यहाँ भी लिख देता हूँ वैसे, 1,12,500 के ऊपर 10% जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो उससे बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा ना, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा ना, यस सर, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, तो बैंक में पैसे आ गए ब्याज के, बैंक में पैसे आ गए ब्याज के, ठीक है, यस सर। इसका क्या करोगे सर, रिडम्पशन ड्यू की एंट्री डालनी है, ये इंटरेस्ट की एंट्री थी, अब ड्यू की एंट्री डाल दो, ड्यू की एंट्री क्या होता है, फटाफट से बताओ सही बच्चे, कितने परसेंट वाले थे, 12% वेंचर से, प्रीमियम पे रिडीम करने का है, टू डिवेंचर होना, तो कितनी वैल्यू थी, 7.5 लाख, ठीक है ना। तो 7.5 लाख में 10% एक्स्ट्रा देना बेटा, 10% एक्स्ट्रा, तो 75,000। क्या मुझे इसकी लेजर पोस्टिंग बता सकते हो सभी बच्चे, क्या मुझे इसकी लेजर पोस्टिंग बता सकते हो, हाँ सर इसमें क्या दिक्कत है, लेजर पोस्टिंग तो बतानी है इसकी, तो हम डिवेंचर होल्डर अकाउंट में जाएंगे, वहां क्या लिख देंगे 31 मार्च को, बाय 12% डिवेंचर्स 7.5 लाख, बाय प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 75,000, ठीक है ना। तो क्रेडिट कर दिया ना, इतने से क्रेडिट कर दिया ना, और डिवेंचर अकाउंट में क्या होगा सर, वो तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट में जाके खत्म हो गया, टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, बड़े 7 लाख खत्म भैया, तो डिवेंचर में जाके खत्म होगा ना, पेमेंट तो वहां करो डिवेंचर में, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद आपसे चलो, पेमेंट करने से पहले क्या करते थे सर, इन्वेस्टमेंट बेचते थे, तो इन्वेस्टमेंट बेची, तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। मैं सच्ची बता रहा हूँ, लेजर अकाउंट आना इज मोर इजी, अभी आप देख लेना, ये तो एंट्रीज है, एंट्री से ज्यादा आसान और लेजर अकाउंट है। तो बैंक टू डीआरआर इन्वेस्टमेंट, तो जो इन्वेस्टमेंट है वो बेच दी, तो बैंक टू डीआरआर इन्वेस्टमेंट कितने की है, 1,12,500 की, जितने क्या उतने क्या आपका इन्वेस्टमेंट बेचकर खत्म करें,
इन्वेस्टमेंट बेची और काम तमाम, वो जो बॉन्ड थे वो आपके पास में खत्म। रिडम्पशन करनी है ना, तो अल्टीमेटली जो बॉन्ड उनको बेच डाला, तो बाई बैंक 1/12/500, और उसने वो खुद भी लिखा है पार पे ही बेचे। देखो उसने लिखा था देवर लाइज एट पार। कई बार हो सकता है ज्यादा कम पे बोलते हो, ज्यादा कम जो भी होगा कहाँ जाएगा, पीएल में जाएगा, ज्यादा कम कहाँ जाएगा पीएल, और ये बैंक अकाउंट में क्या आ जाएगा, टू इतने पैसा और आ गया ना बैंक में, डीआरआर इन्वेस्टमेंट्स, टू डीआर इन्वेस्टमेंट। फिर क्या करोगे, अरे सर पेमेंट करके उनके मुंह पे मारोगे ना चेक, पेमेंट करोगे, चेक थ्रोन ऑन देयर फेस, तो पेमेंट एंटी करने की डिबेंचर होल्डर टू बैंक। तो 25 की पेमेंट करेंगे, 20 कर देगी डिबेंचर होल्डर टू बैंक। एक बच्चे ने नरेशन में बता दी बीइंग चेक थ्रोन ऑन फेस ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, बेटा पेपर मत लिख देना, बाकी सब ठीक है, बाकी सब ठीक है। बाय डिबेंचर होल्डर्स, इतनी पेमेंट करी तो बैंक अकाउंट का बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया। अच्छा भाई सही बच्चे बताओ बराबर से, डीआरआर का क्या करके भाई रिडम्पशन होगी, डीआरआर में कहां से जाना है, जर्नलिज्म में। यूज कह रहा है 8/25 कहां से है, बेटा ये एंट्री डाली थी, ये 8/25 ही तो देना था हमको। डीआरआर टू जर्नलिज्म, $75,000, तो डीआरआर कहां चला गया, जर्नलिज्म में। ठीक है, और एक चीज और, वो एंट्रीज के एंगल से बता रहा हूं, मतलब उसका लेजर अकाउंट को रोल नहीं, दैट इज राइट ऑफ करना प्रीमियम और रिडम्पशन को, दैट इज उसका कोई रोल नहीं है लेजर अकाउंट में, एंट्रीज वाइज बता रहा हूं। पीएनएल टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, विच इज हमारे पास में कितना था, 75,000। यस सर, इसका कोई लेजर अकाउंट नहीं बना रहा तो इसका रोल नहीं आ रहा, इसका कोई रोल नहीं आ रहा, ठीक है ना। इफ यू सी बस यहाँ पे सारे लेजर अकाउंट क्लोज हो गए, एक का बैलेंस है जो बच रहा है वो लिख के दिखा देना बेटा, बाकी तो क्लोज ही हो गए, बाकी तो क्लोज ही हो गए। बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना है, 48,750, जो मुझे बताया जा रहा है, चेक कर लेना। आपके पास क्वेश्चन निहायत ही आसान है, बहुत कम समय लेता है, ये तो हमने जर्नल एंट्रीज डाली, इससे थोड़ा आपका लंबा हो गया, बिकॉज आपको फ्लोस मैं एंट्री से ही समझा रहा था। इफ यू सी टू द लेजर अकाउंट, उसमें तो है ही कुछ नहीं। देखो ना यार, डिवेंचर अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट था, वो डिवेंचर में जाके खत्म हो गया। डीआरआर में पहले से कुछ था, बाकी शॉर्टफॉल देखी, वो जर्नलिज्म में जाके खत्म हो गया। इन्वेस्टमेंट पहले से थी, कुछ और नहीं करनी पड़ी, वो बेच के खत्म होगी, इन्वेस्टमेंट बेच दोगे, डीआरआर जर्नलिज्म में चलेगा। डिवेंचर को रिडीम करना है, डिवेंचर अकाउंट में ड्यू किया और पे करके खत्म हो गया, बस बैंक में है, बैंक कैलकुलेट करता है कितना पैसा आया कितना पैसा गया। तो पहले से इतना पड़ा था, एक इंटरेस्ट का मिला, एक आपके पास इन्वेस्टमेंट बेची, एक पेमेंट करी और बचा आ गया। इस पूरे क्वेश्चन में, इस पूरे क्वेश्चन बस एक ही छोटा सा assumption है जो हमारा लिया गया, मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। किसी बच्चे के मन में वो सवाल आया नहीं, पर मैं क्लियर कर देता हूँ। किसी बच्चे के मन में वो सवाल आया नहीं, मैं क्लियर कर देता हूँ। तो हमने एक assumption लिया बेटा, एक assumption लिया, नोट लिख लेंगे। इट इज assumed that बैंक बैलेंस ऑफ, कितना था बैंक बैलेंस, 750, is after payment of interest on debentures, and therefore the same is ignored। हमने ये माना है कि जो आपका बैलेंस था बैंक का 750, वो डिबेंचर्स के ऊपर जो इंटरेस्ट बनता था वो ऑलरेडी पे कर चुके हैं, उसके बाद है। क्योंकि क्वेश्चन ने लिखा था कि ये जो बैंक का बैलेंस था ये बिफोर रिसीट ऑफ इंटरेस्ट था, मतलब ये जो इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट है वो नहीं मिला, तो उसको तो कंसीडर करना। पर 7.5 लाख के ऊपर 12% आपने भी तो पे किया होगा, आपने भी तो पे किया होगा 7.5 लाख का 12%, वो मान रहे ऑलरेडी पे हो गया है। अगर आप मानते वो पे नहीं हुआ है तो आप उसको भी एंट्री डालते, 7.5 लाख का 12% का इंटरेस्ट, तो वो इंटरेस्ट कितना बनता, 90,000 बनता, ठीक है। वो इंटरेस्ट 90 था, वो हमने अपने पास माना है ऑलरेडी पे हो चुका है, ऑलरेडी पे हो चुका है, ठीक है। क्या ये बात क्लियर होगी, फटाफट से बता दो भाई। अच्छा, क्या हम अपने पास में, मुझे फटाफट से बताएंगे, क्या हम बिना अपने पास में जर्नल एंट्रीज के लेजर अकाउंट बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, बिना जर्नल एंट्रीज के कैन वी मेक द लेजर अकाउंट। यस सर, इसमें कोई रॉकेट साइंस होगी, एंट्री तो दिमाग में सीधा लेजर पोस्टिंग करेंगे ना सर, इतना लंबा कार्य क्यों कर, पेपर में ही करने का क्वेश्चन आएगा आपके पास, पेपर में सीधा वो लेजर हम सीधा ही कर देंगे, ठीक है ना। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, सीधा कर सकते हैं, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। सर फिर एक क्वेश्चन सर प्लीज करा दो सर, आपसे रिक्वेस्ट है सर, हाथ जोड़ रहे सर, हम आपके सामने हाथ जोड़ रहे सर। बेटा वैसे भी आज तुम्हें मैं कहना चाहता था, ये हमारे बैच की आज आलिया भाई
100 लाइव क्लास, 100 लाइव क्लास हमारे बैच की, 100 क्लास, 100। आपको पता है मेरे ख्याल से किसी बच्चे ने लिखा था स्टार्टिंग में 100 क्लास है, क्या बात है सर, आज तो सेंचुरी होगी सर, सेंचुरी होगी सर। चलो तुमने 4 लेक्चर अलग से लगाए थे, मुझे पता है, क्रिटिकल फ्रेमवर्क के, अलग बात, अलग बात है, वो अलावा है उसके, वो तो अलग है ना। वैसे बैच के अंदर में 100 क्लास साहब। सर इसी बात पे प्लीज हमें एक नहीं सब दो क्वेश्चन कराना सर, ऐसे कैसे सर रील आनी चाहिए, सेंचुरी मारिए सर, कोई दिक्कत की बात नहीं बेटा, तुम कुछ मांगो मैं तुम्हें ना दूं, ऐसा कभी आज तक हुआ है पिछले 99 99.5 क्लासेस में ऐसा कभी हुआ है? नो सर, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है सर। तो ठीक है, तुमने मांगा क्वेश्चन करा लो, तुम्हें क्वेश्चन कराया था, तुम इतना फोर्स कर रहे हो तो कहीं देते, तुम इतना फोर्स कर रहे हो तो मैं कहीं देता, कोई ना। अब सीधा लेजर काउंट बनाने का आसान सा क्वेश्चन, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, इस क्वेश्चन को करा के क्लास खत्म कर देना, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को करके हम क्लास ओवर कर देंगे, ठीक है ना, चलो ठीक है, ओके ओके, अरे यार ज्यादा नहीं, बस बस बस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ये तरीका है। द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ अ कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी है भाई, अदर देन ये है बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी नहीं, वाली है तो दोनों आएगा, दोनों आएगा, ठीक है ना। तो 31 नंबर आपके पास 21, 31 नंबर 21 को बैलेंस दे रहा है, ठीक है ना। कहते हैं 6% तो डिवेंचर है 10,000 वाले 100 रुपए ईच के, ठीक है जी। कहते हैं डीआरआर बना हुआ है कितने का है, 50,000 का, ओके जी। कहते हैं इन्वेस्टमेंट करके डिपॉजिट इन शेड्यूल बैंक 1.5 लाख का, ब्याज करें 4% है ना। और वो रिसीवेबल होता है 31 नंबर, तो 31 नंबर को इंटरेस्ट मिल जाता है, वो ऑलरेडी आपके पास में 31 नंबर को मिला करते हैं नॉर्मली, 1.5 लाख इन्वेस्टमेंट 4% वाली, ठीक है। कहते हैं बैंक में कितना पैसा पड़ा है भाई, बैंक में पैसा पड़ा है 9 लाख रुपए का, ठीक है जी। वो कहता है जी ध्यान सुनो, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हम पे कर चुके हैं कब तक, 31 नंबर, मतलब 31 नंबर जिस दिन बैलेंस आता है तब तक का सब कुछ हो चुका है, तब तक का सब कुछ हो चुका है, ठीक है ना। ध्यान सुनो, कहता है पर हमने 28 फरवरी 2022 को जाके, मीन्स 2 महीने बाद, 2 महीने बाद, 2 महीने बाद जाके क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट्स को बेचा पार पे और डिवेंचर्स को पे ऑफ करा 101 पे। 101 का मतलब क्या है, 101 का मतलब है 100 रुपए में 1 रुपया एक्स्ट्रा है, प्रीमियम और रिडम्पशन है, वो प्रीमियम और रिडम्पशन हो गया, दैट इज तो केवल 180 और साथ में टुगेदर विद एक्रूड इंटरेस्ट, साथ में जो एक्रूड इंटरेस्ट बनता है वो भी देंगे, 2 महीने का ब्याज भी तो दोगे ना, क्योंकि सब कुछ तुम अपने पास में 31 दिसंबर तक का कर चुके हो, 2 महीने का आएगा। कह रहे लेजर अकाउंट बना दो, सर यहाँ तो लिखा ही नहीं कौन सा लेजर अकाउंट, कोई दिक्कत की बात नहीं, हम अपने पास जो भी रेलिवेंट है बना देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं भाई, बहुत ही निहायत आसान क्वेश्चन है, गिनी चुनी एंट्री है, गिनी चुनी एंट्री है, ठीक है ना। देखो एक अकाउंट आपका डिवेंचर का आएगा, यस सर, एक अकाउंट आपका डिवेंचर का आएगा, 6% डिवेंचर अकाउंट, आनी एक एक दो एंट्री हटी, आनी एक एक दो एंट्री से बेटा, फिर डीआरआर जितने पिछले क्वेश्चन में थे वो तो भाई, उसके अलावा भी देखते रहेंगे। डीआरआर इन्वेस्टमेंट, इसके ऊपर क्या आएगा सर, इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट, और यहाँ इंटरेस्ट का भी आएगा, ठीक है ना। फिर बैंक अकाउंट आना, यस सर, डिवेंचर होल्डर आएगा, क्योंकि प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हो तो प्रीमियम भी आ जाएगा, ज्यादा अकाउंट है ही नहीं, 4 और 3 7 तो होंगे, एक और आएगा, एक और आएगा, वो तुम मुझे बता दो वैसे, तो नहीं बताते, नहीं बता दो, इनमें कुछ करना नहीं, राइट ऑफ वगैरह करके दिखाने का बस, और कुछ नहीं है। एक और आएगा बेटा जो आप इंटरेस्ट पे करोगे, देखो ये अकाउंट आपको इनिशियली नहीं भी पता, कोई दिक्कत नहीं, आप एंट्री सोचोगे ऑटोमेटिकली बन जाएंगे, अब जैसे जैसे क्वेश्चन में आएंगे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्लियर हो जाएगा। पिछले ने बोला था थी चीजें पिछले में भी सारी, पर क्योंकि बेटा पिछले क्वेश्चन के अंदर में उसने मांगे ही कुछ अकाउंट से, तो हमने सिर्फ वही दिखाए थे, यहाँ पे उसने लिखा है आप सारे बना दीजिए, तो इसलिए हम सारे बना रहे हैं, बस इतनी सी बात है, ठीक है ना, ज्यादा नहीं बताती है, अरे ज्यादा अकाउंट तो बनाते नहीं भाई, आती है, ठीक है ना। तब अब यहाँ पर बैलेंसेस डाल दो, 31 नंबर को बैलेंस है, डिवेंचर्स का कितना 10 लाख, डीआरआर का कितना बेटा 50,000, ठीक है। इंटरेस्ट 4% वाली इन्वेस्टमेंट से 1.5 लाख है, बैंक का कितना बेटा 9 लाख,
बैंक का तो बेटा उस डेट का ही देगा, क्योंकि 2 महीने के अंदर पता ट्रांजेक्शन देते ना तेरे, तो कितना देर करना होगा। अच्छा, अब आपने क्वेश्चन को शुरू करना है, सॉल्व करना। हमें चलना क्या है, एक एक लाइन बाय लाइन ही चलना है। लाइन बाय लाइन का मतलब क्या है, एक एक करते हुए चीजें डालते जाना है। ध्यान सुन लेना। सबसे पहले हमेशा क्या देखते हो सर, सबसे पहले हमेशा डीआरआर और डीआरआई देखते हो। मुझे तो डीआरआर कितना होना चाहिए सर, डीआरआर होना चाहिए, ध्यान से सुनते जाओ, डीआरआर होना चाहिए 10 लाख के ऊपर 10%, विच इज 1 लाख, पर है कितना, सिर्फ 50,000। क्या बाकी बनेगा, यस, तो बाकी डीआरआर बनाओगे तो बाय पीएनएल आ जाएगा, बाकी आ जाएगा विच इज 10 लाख के ऊपर 10% विच इज 1 लाख माइनस 50,000, हमें 50,000 और बनाना पड़ेगा। एक बच्चा लिख रहा था सर पीएनएल अकाउंट में, पीएनएल इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं डाल सकते, सेल परचेज बाकी खर्चे, तो पीएनएल नहीं बना रहे, इसलिए पीएनएल नहीं बनाते यहाँ पर, है ना, तो पीएनएल बनाने की कोई जरूरत नहीं अकाउंट, ठीक है। तो अच्छा, इन्वेस्टमेंट क्या पूरी बनी है, तो 10 लाख के ऊपर 15% ऑलरेडी पूरी है, ये 15% एडिक्वेट है, इसमें कुछ नहीं करना, नो नीड फॉर इन्वेस्टमेंट, नो नीड फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ओके, फिर क्या करते हो सर, फिर 2 महीने बाद रिडम्पशन की बारी आएगी, सबसे पहले तो जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है इन्वेस्टमेंट के ऊपर वो लोगे, यस सर, तो आपको 28 फरवरी को इंटरेस्ट मिलेगा बेटा 2 महीने का, तो बाय बैंक, एंट्री तो ये आएगी ना, बैंक टू इंटरेस्ट, एंट्री क्या आएगी, बैंक टू इंटरेस्ट, तो यहाँ पे आ रहा होगा टू इंटरेस्ट ऑन डीआरआर इन्वेस्टमेंट, ये पिछले क्वेश्चन में भी था, पर यहाँ ध्यान रखना 2 महीने का ही आना है। तो 2 महीने का क्यों आना है बेटा, क्वेश्चन के अंदर में 28 फरवरी 31 दिसंबर तक सेटल हो चुका है, हम सिर्फ 2 महीने का ही लेंगे क्योंकि 28 फरवरी को कर रहे हैं, तो ओनली फॉर 2 मंथ्स आएगा इंटरेस्ट, या आपको जो मिलेगा या जो आप पे करोगे 2 महीने का ही आएगा प्लीज। तो कितना बनेगा सर, इन्वेस्टमेंट कितने की है, 1.5 लाख की, 4% वाली है 2 महीने का, क्योंकि 31 दिसंबर तक का तो हो चुका है ना, 1000 1000, ठीक है ना, तो 1000 का इंटरेस्ट आ जाएगा, तो यहाँ पे डल जाएगा बाय बैंक 1000, और इंटरेस्ट ने कहाँ चले जाना है, सिंपल पीएल में, कोई भी खर्चा कोई भी इनकम पीएल में, सिंपल भाई। फिर सीक्वेंस के साथ चलो, तो पहले डिबेंचर्स ड्यू करोगे, यस सर, तो एंट्री क्या बनेगी 28 फरवरी को सर बाय 6% डिबेंचर्स 10 लाख, यार 10,000 100 वाले थे ना, तो 10 लाख के डिबेंचर है, पर एक्स्ट्रा कितना देना है, 1 रुपया, वो 1 रुपया क्या, प्रीमियम रिडम्पशन, 10,000 इंटू 1 10,000, तुमने देना कितना बेटा, 10 लाख 10,000 देने एक्चुअली, ठीक है। और ये रिस्पेक्टिव अकाउंट में क्या होगा, ये आपका रिस्पेक्टिव अकाउंट में क्या होगा सर, डिबेंचर अकाउंट में 2 डिबेंचर होल्डर आ जाएगा सिंपली, वो वहां डल के खत्म हो जाएगा 10 लाख, और सेम तरीके से प्रीमियम रिडम्पशन में भी आ जाएगा 2 डिबेंचर होल्डर। आपको पता लेजर अकाउंट में तो एक अच्छी बात क्या होती है, सीक्वेंस से फर्क ही नहीं पड़ता ना, क्योंकि वो तो लेजर पोस्टिंग दिखा रहे हो, वो उस अकाउंट में तो उसी का आएगा, एंट्रीज में तो सीक्वेंस आती है, पहले ड्यू करोगे, फिर इन्वेस्टमेंट बेचोगे, फिर आप क्या पेमेंट करोगे, यहाँ पे फर्क ही नहीं, यहाँ वैसे कोई फर्क नहीं, क्योंकि लेजर अकाउंट इंडिविजुअल अकाउंट है। अब आप इसके बाद क्या करते हो, मैं सीक्वेंस ही करा रहा हूं ताकि फ्लो आपके दिमाग में ठीक रहे। आप इन्वेस्टमेंट बेचोगे, तो इन्वेस्टमेंट बेचोगे तो बाय बैंक आ जाएगा 150, इन्वेस्टमेंट बेचोगे 28 फरवरी को, इन्वेस्टमेंट बेच के पैसा आ जाएगा बैंक टू इन्वेस्टमेंट, फिर क्या करोगे, इनको पे कर दोगे, पे करके खत्म करा भाई, चेक किस पे मारा, वो पे, डिबेंचर होल्डर टू बैंक 10 लाख 10,000, 100 के बदले 101 दे रहे थे ना, 100 के बदले 101 दे रहे थे ना, तो भाई डिबेंचर होल्डर 10 लाख 10,000। अच्छा, इसी दिन एक और पेमेंट कर रहे हो, इसी दिन एक और पेमेंट करो, किस चीज की सर, मुझे 2 महीने का इंटरेस्ट भी दोगे, 2 महीने का इंटरेस्ट भी दोगे, तो इंटरेस्ट टू बैंक की एंट्री तो आएगी ना, तो भाई इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, अब वो कितना आएगा, उसने लिखा था टुगेदर विद एक्रूड इंटरेस्ट, 2 महीने का ब्याज भी तो आएगा ना, कितने परसेंट थे, 6% थे, कितने के थे, 10 लाख के थे, तो 10 लाख के ऊपर 6%, 2 महीने का ब्याज भी तो दोगे ना। और यहाँ क्वेश्चन में लिखा है, तो यहाँ assumption नहीं ले सकते कि ऑलरेडी पेड है, यहाँ assumption नहीं ले सकते कि ऑलरेडी पेड है बेटा, प्लीज, यहाँ लिख रहा है क्वेश्चन, तो 10,000 का इंटरेस्ट भी आएगा, ठीक है ना, तो इंटरेस्ट अकाउंट में आ जाएगा टू बैंक, बस अब क्या करना है सर, डीआरआर में चले जाने कहाँ पे, जर्नलिज्म में, तो डीआरआर कहाँ चला गया, जर्नलिज्म में, डीआरआर खत्म, वो फिर से फ्री रिजर्व बन गया, जो प्रॉफिट ब्लॉक किए थे वो प्रॉफिट रिलीज कर दिए, तो जो 1 लाख का डीआरआर बनाया था वो क्या होगा, 1 लाख का डीआरआर जो बनाया था वो आपके पास में क्या होगा, वो आपके पास में फ्री रिजर्व बन जाएगा, फिर से वो आपके पास जर्नलिज्म में चलेगा। ये चारों अकाउंट क्लोज है, यस। इधर देखो क्या क्या बचा है सर, इसका तो बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा, इसमें कितना बचा, बैंक में तो बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा ना, प्लस या माइनस जो भी है, नॉर्मल है ओवरड्राफ्ट जैसे भी, तो 9 लाख प्लस 1,000 प्लस 1.5 लाख, तो 31,000 बैलेंस आ रहा है, 31,000 बैलेंस आ रहा है, चेक करो बेटा। और जो ये दोनों खर्चे हैं वो कहाँ चले जाएंगे सर, पीएनएल से राइट ऑफ हो जाएंगे, पीएनएल से राइट ऑफ हो जाएंगे, ठीक है ना, ये हम राइट ऑफ कर देंगे बाय पीएनएल, डिमोडम्पशन भी,
और इंटरेस्ट भी बाय पी। ये राइट ऑफ खत्म हो गया। क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जस्ट कंप्लीट द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर में एक आधे बच्चे का एक जो डाउट मुझे दिखा था मैं उसे आंसर कर देता हूँ। है बड़ा आसान सा, आपको अगर एंट्रीज क्लियर है बेटा तो लेजर अकाउंट में कभी दिक्कत नहीं आएगी, मैं सच्ची बता रहा हूँ। द ओनली थिंग इज अगर मैं एंट्रीज का फ्लो क्लियर नहीं, अगर मैं 10% 15% याद नहीं है तो फिर दिक्कत आती है। तो गिनी चुनी चीजें पूरे चैप्टर के अंदर में, चैप्टर बहुत ही ज्यादा निहायत ही आसान है। ओनली थिंग इज यू नीड टू रिमेंबर 10% 15% फ्लो ऑफ एंट्रीज हमें पता है, कोई दिक्कत नहीं। डीआर इन्वेस्टमेंट देखना है, ड्यू ग्राफ क्या इन्वेस्टमेंट को बेचना है, इंटरेस्ट अगर होगा तो कंसीडर कर लेंगे, वो तो समय के साथ है, ठीक है ना। बस यही इतनी सी चीज है, डीआर में जर्नलिज्म में चले जाना है, वो खत्म हो जाएगी बात। अच्छा एक आधा जो बच्चे का डाउट आता है मैं उस पर आता हूँ। एक बच्चे ने यहाँ पे एक चीज पूछी थी कि सर प्रीमियम और रिडम्पशन तो हमने इशू के समय क्रिएट कर दिया था, हमने इशू के समय क्रिएट कर दिया था, तो उसको हम अपने पास में अब क्यों कर रहे हैं? बेटा हम ये मानते हैं, मैंने आपको बोला था कि वो इशू के समय क्रिएट नहीं हुआ, तभी हम आज राइट ऑफ कर रहे हैं। हम ये मान रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अगर वो तब क्रिएट हुआ होता बेटा तो उस केस में उसका बैलेंस पहले से किया होता, पहले से होता। आप बात समझो, हम ये मानते हैं कि प्रीमियम रिडम्पशन इशू के समय क्रिएट नहीं किया था, इसलिए हम राइट ऑफ कर रहे हैं, इसलिए हम राइट ऑफ कर रहे हैं, समझे बात? यस सर, नहीं तो उसका बैलेंस ऑलरेडी होता। जब हमें बोलेगा स्टार्टिंग से एंट्री डालने को तो हम खुद करेंगे उसको, ठीक है ना। यस सर। अच्छा ड्रॉ फ्लॉट्स के मेथड में ना कुछ होता नहीं है, मेन तो मेरा कन्वर्जन का है, उसमें क्या है हर साल करना तो हर साल हॉल करके पेमेंट होगी, हर साल हॉल करके पेमेंट। इसमें क्या सारी एंट्री सेम होती है एक्सेप्ट की एंट्री है वो बार बार आती है, तो बार बार पेमेंट करोगे, बार बार उतना आपको डीआर जर्नलिज्म में लेके जाओगे, इन्वेस्टमेंट बेचोगे, बस वो बार बार होती है। तो हर साल थोड़ा थोड़ा करके कर लो, तो वो मैं आगे जाके आपको बता भी दूंगा, मतलब अलग से मतलब करा के, बट इसका क्वेश्चन आता नहीं बट हमें एक बार के लिए वो है सेम ही। अच्छा मेन जो आपको आज जो क्वेश्चन बेटा करके आने घर पे, ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, ध्यान सुनना। अच्छा एक बच्चे लिखा था सर यहाँ पे जनरल सबका अकाउंट बनाने की लोड है। बेटा जनरल सबका कोई अकाउंट बनाने की लोड क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें तो सिर्फ ट्रांसफर हो रहा है, अगर बनाओगे भी तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, तो बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा बस। अगर आप जनरल सबका अकाउंट भी बनाते हो तो बनाना चाहते हो बना लो, पर वो रिक्वायर्ड अकाउंट नहीं है, मेन अकाउंट नहीं समझो, इसलिए हमने उसे इग्नोर किया। अच्छा भाई होमवर्क में क्या करोगे, फर्स्ट और सेकंड तो हो जाएगा इसलिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करके आना है आपने। पेज नंबर है 11F.7। ये मैं जानबूझ के फर्स्ट वाले टाइप पे लिख देता हूँ, वैसे तो आपको पता ही होता है कहाँ पे है। एक बार रिवाइज करना, जो चीजें आपने वो नोट्स की थी वो एक बार मैं अपलोड कर दूंगा आज के क्लास नोट्स में, उसे देख लेना और फिर अपने पास में जरूर करके आना, ठीक है ना। एक बार के लिए मैं बच्चों के वो देख लेता हूँ जो डाउट्स आए हुए, जो भी मैं आपके पास में क्लियर नहीं हुए, और मैं आपके साथ बात कर लेता हूँ। एनबीएफसी के लिए डीआरआर अलग परसेंटेज पर होता है बेटा, हाँ वो लिमिट्स नहीं था जो आपके परसेंटेज थी, ये डाउट था प्रभाकर का। फिर है व्हाट इज मेंट बाय लमसम, लमसम का मतलब बेटा होता है इकट्ठे में पे करना, इकट्ठे का मतलब होता है आपके पास में एक ही बार में पूरा रिडीम करना। लेकिन डिबेंचर तो डिस्काउंट में रिडीम नहीं हो सकता, ऐसा किसी ने निकाला बेटा, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको इशू के समय भी आंसर किया था, डिबेंचर डिस्काउंट में रिडीम हो सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीआरआर एंड डीआरआर इन्वेस्टमेंट? बेटा डीआरआर एक रिजर्व बना रहे हो, प्रॉफिट को ब्लॉक कर रहे हो, और इन्वेस्टमेंट का एक एफडी करा रहे हो, पैसे को ब्लॉक कर रहे हो, दोनों बातें अलग है, ठीक है। फिर अगला योगेश बंसल का, सर डीआरआर को पहले क्रिएट करते हैं बाद में एंड क्लोज करते हैं, तो इसका फायदा पीएनएल आफ्टर डम्पशन अकाउंट तो भाई बेटा इसलिए क्योंकि एक बार प्रॉफिट्स को ब्लॉक कर रहे हैं ताकि आप उतने टाइम तक डिविडेंड ना दे सको, तो इसलिए आपके पास किया जा रहा है। और इन्वेस्टमेंट एक्चुअली पैसे को ब्लॉक कर रही है, बस वो इसलिए किया जा रहा है ताकि आपके पास प्रॉफिट ब्लॉक हो जाए, ताकि यूजर्स को शेयर होल्डर्स को डिविडेंड ना मार सको, वो उसके लिए किया जाता है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बोला डीआरआर ट्रांसफर जब बचा हुआ कि पूरा बेटा पूरा जितने रिडीम करते हैं उनका जितना बनाया हुआ था। दक्ष गुप्ता ने लिखा था सर जो आपने एग्जांपल दिया था जब रिडम्पशन के टाइम पर बैंक बैलेंस सफिशिएंट नहीं है तो डीआरआर आपको इंक्लूड करके बैंक बैलेंस में तभी पेमेंट करेंगे। बेटा वो अभी क्वेश्चन से क्लियर होगा, बैंक में तो पैसा पहले से आपके बिजनेस में पड़ा ही होता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। हमें रिक्वायरमेंट इज 10 और 15%। अलीना का डाउट था सर अगर डीआरआर को यूज किया तो जर्नलिज्म में ट्रांसफर नहीं होगा। हम डीआरआर को यूज ही नहीं करते। अपन जो डीआरआर एक नोशनल किताबों की एंट्री है, ये इसलिए किया जाता है ताकि जो आपके मीन प्रॉफिट है फ्री रिजर्व से वो ब्लॉक हो जाए, ताकि आप डिविडेंड ना मार सको, बस इसके लिए। बाद में फिर से फ्री रिजर्व बन जाते हैं, वो एज इट इज डीआरआर पढ़ा था। भूमिका ने बोला है एग्जाम में फॉर्मेट बनाने के लिए पेंसिल यूज कर सकते हैं कि सब ब्लैक पेन से बेटा मर्जी है। आई जल्दी से कि आपके पास समय यहाँ पेंसिल से कर लीजिए, और वो रहता है बेटर क्योंकि उसमें रब रूफ वगैरह करना है। बट अगर आपको लगता नहीं फॉर्मेट ठीक है कुछ आपने ब्लैक पेन से बनाना ब्लैक पेन से बना लो, या आपको लगता है कि टाइम आपका ज्यादा 40 हो रहा है पेंसिल से बनाने में, ठीक है ना। फिर फर्स्ट क्या है इसमें क्वेश्चन लेजर वाले आते बेटा, वो करके पता चल जाएगा। राइट ऑफ एंट्री बेटा मैंने आपको बता दी थी, वो हम इसलिए कर रहे थे नहीं बेटा क्योंकि हमें ये मानते हैं कि इशू के समय क्रिएटिव नहीं था, ठीक है ना, नहीं बनाया। कुशल कह रहे हैं सर दोनों क्यों बना रहे हैं? कंपनी लॉ कहता है आपको प्रॉफिट भी ब्लॉक करने हैं और पैसा भी ब्लॉक करना है। प्रॉफिट ब्लॉक करने से आप डिविडेंड ना बांट सको इसलिए, और पैसा ब्लॉक करने से एक्चुअली आपके पैसा एक्चुअली जो बैंक का पैसा वो ब्लॉक हो, कितना पैसा आपका साथ देगा 15%। चलो ये डाउट से एक बच्चे का पिछले का डाउट था सर, सौरभ प्रजापत का था सर, ये रिटायरमेंट एंड डेथ वाले चैप्टर में होमवर्क क्वेश्चन 25 में ईपीएफ वाले पॉइंट में अगर क्वेश्चन बोले कि लायबिलिटी टुवर्ड्स ईपीएफ इज 6000 और क्यूएम ओनली वर्ड ना लगाओ तो क्या इम्पैक्ट सेम होगा, कुछ डिफरेंस आएगा बैलेंस शीट में? मुझे क्वेश्चन देखना पड़ेगा। वो आपके पास जो लायबिलिटी है ईपीएफ इज अ प्योर लायबिलिटी, तो उस केस में पहले से लायबिलिटी मान लो 60 और वो कहते हैं कि आपको मतलब मान लो 10,000 रखनी है तो कम कर लो, बढ़ानी है तो इंक्रीज करो, 3 वैल्यूशन मिलेगा। बट वो ऐसा चीज नहीं होती कि लायबिलिटी को वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है, वो रिजर्व नहीं, प्लीज समझो, ठीक है। लायबिलिटी है वो आपके पास दिख रही है पहले से उतनी ही मेंटेन रखनी होती है, कुछ नहीं कहता। अगर बोलते बढ़ानी है कम करने तो उतने इम्पैक्ट आपका रिवैल्यूएशन आ जाता है बस। चलो आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे, आप बच्चे अपना ध्यान रखेंगे, कल मुलाकात होगी आप लोगों से। बाय बाय, लव यू मेरे प्यारे बच्चों, कल मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय।